हे छोटे दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर सेशन। आज हम लोग करेंगे यार स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और उसका छोटा भाई सैम्पलिंग। क्या हम लोग कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज के ये सेशन में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये दो चैप्टर्स के मॉड्यूल में ये चैप्टर 13 है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। आज पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तभी तो कल नेक्स्ट सेशन में अपन एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। मैंने बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। अब देखो मैंने सारे इसको कॉन्सेप्ट वाइज किया हुआ है, आपको बहुत इजी जाएगा। अगेन ये सब चीजें अपने को याद करना है क्या? या बिल्कुल भी याद नहीं करना है। बस इसको अगर आपने एक बार अच्छे से सुन लिया और दो बार रीड भी कर लिया तो आई एम श्योर आप 90% एमसीक्यूज टैकल कर पाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बोनस चैप्टर है ना। 10 मार्क अपने हाथ के यार। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले ये चैप्टर बताता है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। और यार मेरा वीडियो प्लीज 2 के स्पीड पे मत देखना, है ना। मैक्स 1.5 स्पीड पे देखना, 1 पे तो आप देखोगे नहीं, ठीक है। चलो 1.25 या 1.5 पे देख लेना। चलो तो यार जो भी डेटा है, दुनिया में इतनी सारी रिसर्च होती है, सब कुछ होती है, उसके लिए क्या लगता है? डेटा लगता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि विराट कोहली ने कितनी सेंचुरीज मारी, है ना। आपकी फेवरेट आलिया भट्ट कितनी हिट फिल्म्स दी, है ना। तो ये जो भी डेटा है इसको अपन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। या सिर्फ ये डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं क्या? नहीं, स्टैटिस्टिक्स और आगे जाता है और बताता है कि ये डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है और प्रेजेंट कैसे करना है। डेटा स्टैटिस्टिक्स होता है ना। स्टैटिस्टिक्स और आगे जाता है और बताता है कि ये डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, डेटा को एनालाइज कैसे करना है और दोस्त डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। तो स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को ना अपन दो सेंस में देखते हैं। एक, जब वो सिर्फ डेटा डेटा बोल रहा हो ना, सिर्फ डेटा डेटा, उसको बोलते हैं प्लूरल सेंस। और जब वो डेटा की कलेक्शन की बात कर रहा होगा, कोई भी मेथड की बात कर रहा होगा कि कलेक्शन कैसे करना, एनालाइज कैसे करना, उसको प्रेजेंट कैसे करना, तो उसको बोलते हैं यार सिंगुलर सेंस। ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं वो लोग। तो ये स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन है दोस्त, इसको दो सेंस में देखा जाता है, एक प्लूरल सेंस और एक आपका सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस डेटा, है ना, कोई भी डेटा, वो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स और आगे जाता है, एक कदम आगे जाता है और अपने को बताता है कि वो डेटा को कलेक्ट कैसे करना, एनालाइज कैसे करना और प्रेजेंट कैसे करना। देखो मैंने वही लिखा, स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्टेड। डेटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, जैसे आपके सीए फाउंडेशन में मैथ्स के मार्क्स क्वांटिटेटिव, है ना। या तो डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, जेंडर ऑफ द बेबी, है ना, नेशनलिटी, है ना। तो डेटा आपका क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। जब बात हो रही है सिर्फ डेटा की, रॉ डेटा की, यार दोस्त अपन बोलेंगे प्लूरल सेंस। क्या बोलेंगे? प्लूरल सेंस। यार बस एक ऐसे एटीट्यूड से बैठो कि आज अपने को चीजें एब्जॉर्ब करना है ना। हो सकता है आपने ये पहले पढ़ा हो, पहले नहीं पढ़ा हो, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पढ़ लेंगे सब हो जाएगा, है ना। चलो, और जब वो बात करता है मेथड की, कौन से मेथड के? डेटा के साथ क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्रेजेंट कर लेंगे, है ना। कलेक्ट, एनालाइज, प्रेजेंट, सीएपी करके आप याद रख सकते हो। और आगे ये चैप्टर का यही फ्लो है, आपको ये कलेक्शन के मेथड्स बताएगा, एनालिसिस कैसे करना ये बताएगा, प्रेजेंट कैसे करना ये बताएगा। तो इसको सिंगुलर सेंस बोला जाता है दोस्तों, है ना। फिर वो बोलता है स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होता है? तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज होता है ना। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, हर जगह स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है। मैंने बहुत केयरफुली ये नोट्स ड्राफ्ट किए कि आपको वो मॉड्यूल का पैराग्राफ्स एंड ऑल ये सब रीड ना करना पड़े और इसी से आपका पूरा काम बन जाए और सारे एमसीक्यूज इसी से सॉल्व हो जाए, एंड ट्रस्ट मी हो जाएंगे। चलो फिर यार ये स्टैटिस्टिक्स ना, इस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डिराइव कैसे हुआ। तो 4 कंट्री से यार बोलती है हमने डिराइव किया, अपने को ये याद भी रखना है, मैं याद भी करवा दूंगा। देखते चलो। देखो पहला, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम, इटली बोलता है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, है ना। फ्रेंच बोलता है फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, लास्ट में ध्यान दो, QUE। लैटिन बोलता है लैटिन वर्ड स्टेटस और जर्मन बोलता है जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देख ये तो याद हो जाता है, इटालियन पास्ता होता है ना, वैसे ही स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा पास्ता, है ना। भूख लगी होगी तो कंट्रोल करो, पहले पूरा ये देख लो फिर खा लेना, ठीक है। तो स्टैटिस्टा पास्ता। फ्रेंच वर्ड है ना, देखो फ्रेंच ऐसे याद रख सकते हैं अपन, फ्रेंच बारबेक्यू, लास्ट में QUE है ना, तो फ्रेंच बारबेक्यू, तो लास्ट में स्टैटिस्टिक का जाएगा। ये लैटिन वर्ड स्टेटस है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं, लैटिन और यूएस भाई भाई, लैटिन और यूएस भाई भाई। और लास्ट क्या आएगा? जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, लास्ट में टिक आता है, तो ऐसे याद रख सकते हो टिकटॉक। टिकटॉक कहाँ बना यार? जर्मनी में। टिकटॉक कहाँ बना? जर्मनी में, ठीक है। अगर आपके पास इससे भी फालतू तरीका होगा याद करने का तो प्लीज मुझे बताना। देखो तो कहां तक पहुंचे अपन यार? स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन, 2 टाइप के डेफिनेशन मैं आपको रिवीजन में ही इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, है ना। और ये इट्स मच मोर देन अ रिवीजन सेशन यार, आपको सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। चलो तो डेटा की जब बात करते हैं तो प्लूरल सेंस, वो डेटा को जब अपन मेथड्स की बात करेंगे, कलेक्ट कैसे करना, एनालाइज कैसे करना, प्रेजेंट कैसे करना, उसको बोलेंगे सिंगुलर सेंस। कहाँ यूज होता है? हर जगह पे यूज होता है। कहाँ से डिराइव हुआ? इटालियन पास्ता, फ्रेंच बारबेक्यू, हाँ बोलो, लैटिन यूएस भाई भाई, टिकटॉक किधर बना था? जर्मनी में। अब यार अब ये इसकी बात आती है लिमिटेशंस की, कि दो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है।
तो दोस्त जब लिमिटेशंस की बात होती है ना, तो लिमिटेशंस में ये लोग क्या बोलते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, आप देखो ना, जितने भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स है, मीन हो गया, सब हो गया, अपन उसमें क्या करते हैं, टोटल करते हैं, डिवाइड बाय एन करते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स को अपन ना एग्रीगेट में देखते हैं, कभी भी इंडिविजुअल सेंस में नहीं देखते। स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट में डील करता है, तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट एंड नॉट विद इंडिविजुअल डेटा। अब आप देखो स्टैटिस्टिक्स में ना मेनली अपन क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है, क्वालिटेटिव डेटा से भी डील कर सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ एडजस्टमेंट करके ना उसको क्वांटिटेटिव बनाना पड़ेगा। तो मेन स्टैटिस्टिक्स अपन किससे डील करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा से। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया, है ना। तो पहला एग्रीगेट, दूसरा क्वांटिटी, है ना। फिर स्टैटिस्टिक्स यूज क्यों होता है, मान लो मैंने रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी के पिछले 10 साल के प्रॉफिट्स निकाले। अब 10 साल के प्रॉफिट्स का मैंने एवरेज निकाला, तो मेरे को समझ में आया कि इतना उसका लेट्स से एवरेज है 1 करोड़ रुपए। तो इससे मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, बट यार फ्यूचर भी तो अनसर्टेन है। तो स्टैटिस्टिक्स यूज होता है फ्यूचर के लिए जो अनसर्टेन है और बहुत सारे एजम्पशंस एंड कंडीशन पे बेस्ड होता है ना। फ्यूचर सर्टेन थोड़ी है, बट एक चीज जरूर सर्टेन है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पक्का बहुत अच्छे सीए बनोगे, है ना। और स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग यूज करता है। यार इसका क्या मतलब है दोस्त, देख सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। अब मान लो मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का के मैथ्स की मार्क्स को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो यार क्या मैं सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स एनालाइज कर पाऊंगा, ना बाबा ना। मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ मैं 100 बच्चे या 200 बच्चे इनके मार्क्स लूंगा और इनको एनालाइज करूंगा। तो इसको ही बोलते हैं सैंपल। जब मैं पूरे पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकालता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, तो उसको बोलते हैं सैंपल। क्या लगता है, इसका रिजल्ट और पॉपुलेशन का रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन हो गए। पहला वो एग्रीगेट में डील करता है ना। दूसरा इट इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा, है ना। क्वालिटेटिव को भी अपन कर सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर मेनली यूज फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शन, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। और लास्ट में क्या, इट यूजेस सैंपल, इट यूजेस सैंपल। अब दोस्त स्टैटिस्टिक्स में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है जो अपने लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक चार्ट बनाया, देख मैंने नोट क्या लिखा है, आई हैव मेड अ चार्ट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये टर्म्स अपने लिए ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ना लोअर स्टैंडर्ड से सुनते हुए आ रहे हो, बट यू नो आज इस पे ना अपन पूरी क्लैरिटी ले लेंगे, ताकि अपने को कभी भी स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स दोस्त सिर्फ सीए फाउंडेशन में नहीं है, इंटर के एफएम में, सीए फाइनल के एएफएम में, हर जगह ये वाइडली यूज होता है। तो यू नो इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए अपन में, है ना। चलो देखो, अब यार स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में, है ना, स्टैटिस्टिक्स की जो भी दुनिया है, ये दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा। क्या होता है, डेटा। बिकॉज डेटा को ही अपन एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, बराबर। रिसर्च में क्या यूज होता है, डेटा ही होता है ना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा भी बोल ही सकते हैं अपन। तो स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटा। अब ये डेटा क्या होता है मालूम है, सबसे पहले डेटा क्या होता है ये समझ। कोई भी चीज का, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक का, है ना, कोई भी चीज का, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डेटा होता है। जैसे सीए फाउंडेशन में मैथ्स के मार्क्स कभी 20 आए, कभी 25 आए, कभी 50 आए, कभी 55 आए, है ना। तो ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है ना। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही डेटा बोलता है ना। डेटा किसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को आप डेटा बोलोगे, कभी भी नहीं, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में, है ना, कोई भी चीज का क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज का, इसको टेक्निकल भाषा में कैसे बोला, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक का क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक का क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इसको क्या बोलेंगे, डेटा, है ना। अब ये कोई भी चीज, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, ये तो दोनों टाइप की हो सकती है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव मतलब सीए फाउंडेशन मैथ्स के मार्क्स, क्वालिटेटिव मतलब जेंडर ऑफ द बेबी, है ना, या जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, ये सब क्या हो गया, क्वालिटेटिव। तो कोई भी चीज क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है ना। अब क्वांटिटेटिव चीज को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चीज को अपन वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि वो वेरी करता है। बिकॉज देखो सीए फाउंडेशन मैथ्स के मार्क्स 20, 25, 30, क्या ये वेरी कर रहे हैं, है ना। एक के 20 आए, एक के 25, एक के 30, क्या ये वेरी कर रहे हैं, हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल या वेरिएट, है ना। इसको बोलते हैं वेरिएबल या वेरिएट। और क्वालिटेटिव चीज को अपन बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो कोई भी चीज क्वालिटेटिव हो सकती है ना, उसको अपन एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। कोई भी चीज क्वांटिटेटिव हो सकती है, उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, है ना। जब वो क्वांटिटेटिव होगा तब भी उसको अपन क्या बोलेंगे, डेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार, डेटा। अपन किसकी बात करते हैं, डेटा की। डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, किसकी, ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक दोनों हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, हाँ भाई हाँ। क्वालिटेटिव को क्या बोलोगे, एट्रीब्यूट, है ना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का नाम एट्रीब्यूट। क्या एट्रीब्यूट कभी भी डेटा होता है, नहीं दोस्त, कभी भी नहीं। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में। कैसे, अपन धीरे धीरे सीखेंगे, है ना, कोरिलेशन में सीखेंगे, हर जगह सीखेंगे, आगे आएगा ये सब, है ना। और क्वांटिटेटिव चीज को आप क्या बोलोगे दोस्त, वेरिएबल बोलोगे। अब ये वेरिएबल को ना आप वेरिएबल बोलो या वेरिएट बोलो, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। अब इसके बारे में अपन एमओसीटी में सीख के आए, है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट मैं आगे एक बार अच्छे से रिपीट कर दूंगा, ये पार्ट आगे भी आएगा। तो
ये जो आपका वेरिएट होता है ये दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, ठीक है। अगेन यार अगर आप लोग ये सीक्वेंस फॉलो करोगे ना जिसमें मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे पहले मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस किया, फिर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन किया, और अब ये कर रहे हैं। बट अगेन ये पार्ट तो आगे आने ही वाला है, तो मैं आगे एक बार वापस कर लूंगा, है ना। तो देखो यार अभी तक अपन इसको थोड़ा ग्रिप में रखते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा, बीच बीच में शॉर्ट रिविजन करते रहेगा यार तो इजी जाएगा। स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में डेटा कलेक्टेड, डेटा कैसे कलेक्ट करना, कैसे एनालाइज करना, कैसे प्रेजेंट करना, सिंगुलर सेंस, है ना। कहाँ यूज होता है दोस्त, हर जगह यूज होता है ना। कहाँ से, इटालियन पास्ता, फ्रेंच बारबेक्यू, लैटिन यूएस भाई भाई, जर्मन स्टैटिस्टिक। ये लिमिटेशन क्या है, डील्स विद एग्रीगेट, है ना। क्वांटिटेटिव की बात करता है, क्वालिटेटिव को पीछे छोड़ देता है। और क्या होगा, यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शन, फ्यूचर ही तो अनसर्टेन है दोस्त। और क्या होगा, इट यूजेस सैम्पलिंग। फिर कोई भी चीज का क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को डेटा बोलोगे क्या, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को डेटा बोलोगे, नहीं। होता क्या है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को आप एक एट्रीब्यूट देते हो जिससे वो क्या बन जाता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, फिर उसको डेटा बोल सकते हो, है ना। ठीक है, क्वांटिटेटिव को क्या बोलोगे, वेरिएबल बोलोगे, या वेरिएबल को कैसे बाइफरकेट कर सकते हो आगे, डिस्क्रीट हो सकता है या कंटिन्यूस हो सकता है। ये तो बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, एमओसीटी से लिंक करना है यार, ठीक है। चलो एक तुमको एक चैप्टर का बहुत अच्छा लिंकेज देता हूँ, तुमको ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये देख, ये कैसे जा रहा है देख, ये पूरे इसमें ना ये चैप्टर छुपा हुआ है, ये पूरे चार्ट में ये चैप्टर छुपा हुआ है। जैसे देख, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में इसका मतलब डेटा होता है। अभी देख अपन ने डेटा को समझा कि कोई भी चीज का क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा, है ना। फिर वो सब समझा अपन ने, वेरिएट क्या होता है ना, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। अब अपन ना ये सब पे आ जाएगा, अब वो सिंगुलर सेंस पे बात करना स्टार्ट करेगा। और सिंगुलर सेंस में देखना सबसे पहले वो मेथड्स की बात करेगा, कलेक्शन की, एनालाइजिंग की और प्रेजेंटिंग की। चलो देखता है। ये देखो, कॉन्सेप्ट टू, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा को कैसे कलेक्ट करना है इसके मेथड्स उन्होंने बताया हुआ है। तो देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा में दोस्तों कैसे डेटा कलेक्ट होता है, अगर वो डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हो ना, है ना, आप खुद कलेक्ट कर रहे हो या पहली बार वो डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अगर वो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है और आप उसको यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। एक सेकेंडरी डेटा की कहानी बहुत ईजी है ना। डेटा कलेक्शन के दो मेथड्स, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी का देख बहुत ईजी है, डेटा ऑलरेडी बिंग कलेक्टेड यूज बाय अदर्स, आप बस यूज कर रहे हो, है ना। कोई रिपोर्ट है जो किसी ने बनाई है, आप तो बस यूज कर रहे हो। टेक्स्ट बुक्स है जो किसी और ने बनाई है, अपन तो बस यूज कर रहा है ना। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा में ना दोस्त तीन मेथड्स है, एक ऑब्जर्वेशन, एक मेल्ड क्वेश्चन है, एक इंटरव्यू। ये सब याद करना है क्या, नहीं यार, बस एक बार पढ़ भी लिया तो हो जाएगा, है ना। देखो ऑब्जर्वेशन मेथड, अब ऑब्जर्वेशन है, तुम ही सोचो बैठे बैठे कितना ही देख लोगे, कितना टाट लोगे, है ना। यहाँ से कितना दूर देख पाओगे, ज्यादा दूर तो देख नहीं पाओगे। तो ऑब्जर्वेशन में ना देखो, कवर स्मॉल एरिया, है ना, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक चीज ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड लेब्रियस है। लेब्रियस मतलब बहुत मेहनत लगता है उसमें, बट ये बेस्ट मेथड है यार, है ना। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि अपने आंखों से देखा हुआ कभी भी अपने को धोखा नहीं देता है, तो ये बेस्ट मेथड है। बट इट कवर स्मॉल एरिया, टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड। ये लाइन आपके मॉड्यूल में मेंशन्ड है, तो मॉड्यूल को मैंने पूरा ध्यान में रखते हुए, मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, मेल क्वेश्चन है, या आप मेल कर दो यार लोगों को, है ना, आप वो अपने रिस्पॉन्सेज दे देंगे। बट इसमें क्या लगता है, आपका कवरेज तो वाइड हो जाएगा, यहाँ बैठे बैठे आप कहीं भी मेल कर सकते हो, है ना, तो वाइड कवरेज है। बट नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम, है ना। आपको क्या लगता है, आपको हर कोई रिस्पॉन्स कर देगा, नहीं, नॉन रिस्पॉन्स इसमें क्या होता है, मैक्सिमम। तो बहुत बार एमसीक्यू होता है कि मेल क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आप टिक करोगे नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम, या नॉन रिस्पॉन्स कहाँ पे मैक्सिमम रहता है, मेल क्वेश्चन में। या अब वो इंटरव्यू बोलता है, आप जाके इंटरव्यू ले लो, है ना। तो ये भी तो प्राइमरी हो गया ना, प्राइमरी डेटा, अब खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब इंटरव्यू में वो क्या बोलता है, तीन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, और देखो मॉड्यूल बहुत फालतू एग्जांपल्स देता है, पर अपने को वही करना पड़ेगा। पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू कब लेना चाहिए आपको, तो मॉड्यूल बोलता है नेचुरल कैलेमिटी के केस में, या साइक्लोन के केस में, अर्थक्वेक के केस में, है ना। तो जिसने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है ना, वो ज्यादा बेटर आपको बता पाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसा हुआ था, क्या हुआ था। तो ये केस में पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहिए, है ना। इनडायरेक्ट इंटरव्यू कब लेना चाहिए, एक्सीडेंट्स के केस में, है ना, क्योंकि उसका तो एक्सीडेंट हो गया, वो कहां से आपको इंटरव्यू देगा, तो जिसने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा है ना, उसका इंटरव्यू लेगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। और तीसरा आता है टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू के चीज में केस में दो चीजें याद रखना है, ये क्विक है और नॉन एक्सपेंसिव है, इसमें भी वाइड कवरेज हो जाता है, बट ये बाकी दोनों के कंपेरिजन में ना लेस एक्यूरेट होता है। एक आखिरी मेथड भी आता है, इसको बोलते हैं सर्वे। यार अपन बहुत बार अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं, बट जब कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, है ना, तो वो सर्वे कराता है, सर्वे कराता है ताकि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है ये समझ में आए, है ना। तो सर्वे भी होता है। सर्वे में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं रिस्पॉन्डेंट्स को, है ना, और वो अपने को फिल करके दे देते हैं उनका रिस्पॉन्स। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ना अपने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं, या बहुत ज्यादा
आगे वालों को समझने में दिक्कत हो, ऐसे क्वेश्चन होता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अपन कुछ लोगों को अपॉइंट कर देता है, वो लोगों को ना अपन एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। अपन इनको दे देते हैं अपना क्वेश्चन है, ये ऑडियंस के पास जाती है, ये उनको क्वेश्चन समझाती है और उनका रिस्पॉन्स नोट डाउन करती है और अपने को दे देता है। तो एन्यूमरेटर्स बस एक लोग है जो अपने को असिस्ट करते हैं, अपन उनको अपॉइंट करते हैं, है ना, ताकि अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो ऑडियंस को समझा पाए और उनका रिस्पॉन्स अपने को दे पाए, है ना। तो देख क्या था यार, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, बराबर। अब प्राइमरी डेटा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सिंपल था, मेल क्वेश्चन है सिंपल था, हाँ इंटरव्यू में पर्सनल था, इनडायरेक्ट था, टेलीफोन था, PIT, है ना, ठीक है। और सर्वे था, सर्वे अगर आपका डिफिकल्ट सर्वे है तो किसको अपॉइंट करोगे? एन्यूमरेटर्स को। इसको रट्टा मारना है नहीं। अब देखो यार, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद ना अब चेक करोगे कि डेटा बराबर है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रूटिनी। उसको क्या बोलते हैं? स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। तो कॉन्सेप्ट 3, स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट हो गया, अब उसको चेक करेंगे, चेक वेदर डेटा कलेक्टेड इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखना है, क्या डेटा एक्यूरेट है, क्या डेटा कंसिस्टेंट है। मान लो कुछ आपको कुछ आइडिया थी कि डेटा कैसा होना चाहिए, या आपके पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी था, तो जो डेटा आया क्या वो उससे थोड़ा सा रिसेंबल करता है, क्या दोनों डेटा में कुछ कंसिस्टेंसी है, ये मतलब होता है कंसिस्टेंट का, है ना। तो डेटा चेक कर लो क्या वो एक्यूरेट है या कंसिस्टेंट। स्क्रूटिनी के लिए प्लीज ये 2 वर्ड्स याद रखना, एक्यूरेट और कंसिस्टेंट। अब दोस्त समझ अपन कहां तक पहुंचे। देख, सबसे पहले अपन ने डेटा क्या होता है ये समझा, हाँ प्लूरल सेंस में डेटा क्या होता है ये समझा, बराबर। फिर सिंगुलर सेंस क्या बताता है कि ये डेटा अपन कलेक्ट कैसे करता है ना, मतलब ये डेटा के मेथड्स क्या होने चाहिए, कलेक्शन क्या। अपन ने डेटा को कलेक्ट किया, हाँ प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, अपन ने उसको स्क्रूटिनी कर लिया कि वो बराबर है कि नहीं, है ना। अब अपन उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो या तो अपन उसको क्लासीफाई करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, सिमिलर डेटा को एक साथ रखेंगे, अरेंजिंग डेटा बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। इससे क्या होता है यार, अपना कंपैरिजन इजी हो जाता है, अपन ज्यादा अच्छी से एनालाइज कर पाते हैं, है ना। अपन अननेसेसरी डिटेल्स को हटा देते हैं, सिर्फ काम का डेटा रखता है, और ये बस यार इससे डेटा ना क्लीन हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अब ये आपको याद रखना है कि अपन डेटा को कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यार अपन 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट किया, है ना, एनालाइज करने से पहले उसका क्लासिफिकेशन कर लो, है ना। कितने टाइप्स में कर सकते हैं? 4 टाइप्स में। एक तो यार टाइम सीरीज के हिसाब से, है ना, ईयर्स के हिसाब से, 2010 में इतना था, 12 में इतना था, 14 में इतना हो गया, 16 में इतना हो गया। एक तो अपन स्टेट वाइज कर सकते हैं, ज्योग्राफी या स्पेटियल, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या एरिया वाइज क्लासिफिकेशन, है ना। ये कैसे करेंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब चीजों में, है ना। एक होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसके ना बहुत सारे दूसरे नाम भी होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे क्वालिटेटिव को आप ऑर्डिनल बोलते हो, क्वांटिटेटिव को आप क्या बोलते हो? कार्डिनल। टाइम सीरीज को क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल भी बोल सकते हैं, और ज्योग्राफिकल को स्पैटियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये दोनों को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ग्रुप, और ये दोनों को अपन बोलते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। कभी कभी इस पे एमसीक्यू आ जाता है ना। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ग्रुप, ये दोनों को, इनको बोलते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। तो डेटा यार कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो? चलो यार बताओ कितने टाइप्स में कर सकते हो? एक टाइम सीरीज, एक ज्योग्राफिकल, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, 4 टाइप में। अब दोस्त नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो दोस्त, फाउंडेशन का मैथ्स ऐसे ही पढ़ना चाहिए, हर एक इसको ना कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक करना चाहिए और फिर टैकल करना चाहिए। पहले आप कॉन्सेप्ट टैकल कर लो और फिर आप एमसीक्यूज टैकल कर लो, बहुत इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगी। अब देखो दोस्त, ये इससे आप इजीली 2 to 3 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये लोग क्या बोलते हैं यार, डेटा प्रेजेंट ना 3 तरीके से कर सकते हैं। देख कौन सा? टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। ये देख, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर और डायग्रामेटिक। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है यार, वो जो पैराग्राफ वगैरह अपन दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। देख, वी यूज पैराग्राफ्स, है ना, ये सिंपल होता है, ये लेमैन भी बना सकता है। और इनफैक्ट अगर आपको टेबल या डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपके पास कोई चीज पैराग्राफ में रहेगी ना, उसी को तो आपने अट्रैक्टिव या ये बनाया होगा टेबल या डायग्राम से। तो ये बोलते हैं इवन a layman can use and it is first step towards other modes, है ना, it is first step towards other modes। इस पे आराम से एमसीक्यू आ सकता है, डैश इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एमसीक्यू टुवर्ड्स अदर मोड्स। आप क्या बोलोगे? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इसके डीमेरिट्स क्या है यार, ये डल है, ये मोनोटोनस है, कौन पैराग्राफ पढ़ना चाहता है आजकल, हाँ। तो ये डल है, मोनोटोनस है, और कंपैरिजन है ना बिकम्स डिफिकल्ट, कंपैरिजन नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टेबुलर प्रेजेंटेशन। यार एक टेबल में अच्छे से अपने डेटा को प्रेजेंट कर लो, तो इसको ना यार बोला जाता है मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट मेथड। मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट मेथड। देख, मोस्ट एक्यूरेट आया तो टेबुलर, मोस्ट अट्रैक्टिव आया तो डायग्रामेटिक, है ना, एक्यूरेट आया तो क्या? टेबुलर। तो मोस्ट एक्यूरेट क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन। एंड बेस्ट मेथड भी कौन सा? टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल से ना डेटा बहुत अंडरस्टैंडेबल बन जाता है।
अब टेबल में क्या होता है दोस्त, रोज और कॉलम्स में डेटा प्रेजेंट होता है। देखो, रोज प्लस कॉलम्स में डेटा प्रेजेंट होता है, मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट मेथड है, और इट इज नेसेसरी फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम के लिए डायग्राम कहां से इजीली बन जाता है, टेबल से, तो इट इज नेसेसरी फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब देखिए पार्ट्स ऑफ टेबल है, इससे हमेशा एमसीक्यू होता है। टेबल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बहुत ईजी है दोस्त। टेबल में हेडिंग होती है ना, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स की हेडिंग होती है, कॉलम्स और सब कॉलम्स की हेडिंग को क्या बोलते हैं, कैप्शन। क्या बोलते हैं, कैप्शन। देख कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। कॉलम्स है, कॉलम्स में कॉलम्स की हेडिंग होती है ना, हेडिंग कॉलम्स की या सब कॉलम्स की, उसको क्या बोलते हैं, कैप्शन। तो रोज की हेडिंग और सब हेडिंग भी होती होगी, हाँ, रोज की हेडिंग और सब हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब। कुछ भी टब वब नहीं बोलने का, क्या बोलेगा, स्टब, STUB। ठीक है, तो कॉलम की हेडिंग को क्या बोला, हेडिंग ऑफ कॉलम एंड सब कॉलम को कैप्शन बोला, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज को क्या बोला, स्टब। ठीक है, अब देख दोस्त, कोई भी अगर आपका टेबल है ना, तो उसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक ऊपर का पार्ट, एक मेन बॉडी और एक नीचे का पार्ट। तो जो ऊपर का पूरा पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड। जो यूनिट का पूरा पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं बॉक्स हेड। यार आपका जो कैप्शन है, कॉलम और सब कॉलम की हेडिंग, ये भी तो बॉक्स हेड में ही आता है ना। ये और क्या क्या आ सकता है बॉक्स हेड में, एक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, केजी में है, इंचेस में है, सेंटीमीटर में है, परसेंटेज में है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। कभी कभी तो टाइटल ऑफ द टेबल भी आ जाता है बॉक्स हेड में, तो बॉक्स हेड में सब कुछ आ जाता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट टेबल की चीजें होती है ना, वो बॉक्स हेड में आ जाता है। जो मेन पार्ट होता है ना टेबल का, वो बॉडी में आता है। देखो, द मेन पार्ट ऑफ द टेबल विच कंटेन्स न्यूमेरिकल फिगर्स, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, तो एक अपना हुआ एंटायर अपर पार्ट और एक अपना हुआ बॉडी। और नीचे क्या आता है, नीचे फुटनोट आता है। वो फुटनोट में अपन क्या, ये सोर्स ऑफ डेटा, कि ये डेटा किधर से अपन ने उठाया है ना, तो ये डेटा होता है। देखो, कैप्शन, स्टब, है ना। कैप्शन तो क्या बोलोगे, कॉलम की हेडिंग। स्टब को क्या बोलोगे, रो की हेडिंग। ठीक है, बॉक्स हेड होता है एक पूरा ऐसा बॉक्स हेड, जिसमें क्या आता है, बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि कैप्शन भी तो बॉक्स हेड में आता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बॉक्स हेड में आता है ना। और क्या होता है, मेन पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी, उसमें क्या आता है, न्यूमेरिकल फिगर्स। और नीचे क्या आता है, सोर्स, उसको क्या बोलते हैं, फुटनोट, है ना। तो ये अपने 2 पार्ट्स हो गए। पहला तो सिंपल था, टेक्सचुअल। टेक्सचुअल मतलब वो पैराग्राफ फेंक के दे दिया, एक अच्छा टेबल बना के दिया, रोज एंड कॉलम से प्रेजेंट करके दिया, पार्ट्स ऑफ द टेबल लिख दिया। अब नेक्स्ट होता है दोस्त डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेबल होता है मोस्ट एक्यूरेट, डायग्रामेटिक होता है मोस्ट अट्रैक्टिव। देखो सब कुछ लिखा हुआ है यार, ठीक है। डायग्रामेटिक क्या होता है दोस्त, मोस्ट अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। और डायग्राम से क्या होता है ना, अपने को ट्रेंड पता चल जाता है। जैसे मान लो मैं एक्स एक्सिस पे ना ईयर्स ले रहा हूँ, 2010, 11, 12, 13, और यहाँ पे सीए फाइनल का पासिंग परसेंटेज ले रहा हूँ, 2%, 3%, 4%, 5%, और मैंने ऐसा लाइन डायग्राम बना दिया। तो देखो ये ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब क्या, पासिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब मुझे ट्रेंड पता चल गया। हाँ, तो देखो, अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन और यूजफुल टू फाइंड हिडन ट्रेंड। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम्स क्या हो सकते हैं दोस्त, देख 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम देखना है अपने को। एक लाइन डायग्राम, यार ऐसा बनता है, ठीक है, एक लाइन जैसा बनता है, ऐसा ऊपर नीचे कैसा भी बन सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, लाइन डायग्राम। ऐसे डॉट्स बनाते हैं, उसको अपन ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे सिंपल ऐसे लाइन बना देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन डायग्राम। एक होता है बार डायग्राम, एक होता है पाई डायग्राम। अब एक एक करते हैं अपन अच्छी से। चलो देखो, लाइन डायग्राम क्या होता है, लाइन डायग्राम का एक और नाम होता है, इसका एक और नाम क्या होता है, हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राम नहीं है, क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राफ। ये लाइन डायग्राम कब बनाते हैं, टाइम सीरीज डेटा के लिए। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ये टाइम सीरीज जो है ना, ये एक्स एक्सिस में आ जाता है, और वाई एक्सिस में वो वेरिएबल का वैल्यू आ जाता है। जैसे पासिंग परसेंटेज, एक्स एक्सिस पे अपन ईयर्स ले लेंगे, वाई एक्सिस पे अपन पासिंग परसेंटेज ले लेंगे, और आराम से उसको ऐसे अपन ज्वाइन करेंगे, तो अपना लाइन बन जाएगा ना। इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। देख, इट इज यूजफुल फॉर टाइम सीरीज डेटा। टाइम अपन लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वैल्यूज लेते हैं वाई एक्सिस पे। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, मान लो अगर वैल्यूज में ना बहुत सारे फ्लक्चुएशन है, मान लो हाइपोथेटिकली पासिंग परसेंटेज कभी 2%, कभी 18%, कभी 40%, फिर गिर के 3%, या बहुत ज्यादा वेरिएशन है ना, तो ये केस में ना अपन लॉग प्लॉट करते हैं, वो वैल्यू का लॉगरिथम या रेशियो अपन प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे। तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, देख, इफ देयर इज लार्ज फ्लक्चुएशन वी यूज रेशियो और लॉगरिथमिक चार्ट। वी यूज रेशियो और लॉगरिथमिक चार्ट, ये एमसीक्यू में आ जाता है। तो आप लोग बस सिंपली याद रख सकते हो, अगर आप फ्लक्चुएशन है ना, तो आप क्या यूज करोगे, रेशियो या तो लॉगरिथमिक चार्ट। अगर फ्लक्चुएशन है तो आप क्या यूज करोगे, रेशियो या तो लॉगरिथमिक चार्ट। अब इसमें टाइप्स होते हैं दोस्त, एक मल्टीपल लाइन चार्ट और एक मल्टीपल एक्सिस चार्ट। देख अलग किधर है, ये मल्टीपल लाइन चार्ट, ये मल्टीपल एक्सिस चार्ट। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत क्लियर हो जाएगा। देख मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है, देख वो सीए फाइनल का पास परसेंटेज। देख मैं ऐसे बना रहा हूं, ये मेरा एक्सिस हो गया, सीए फाइनल का पास परसेंटेज, यहाँ पे मैंने टाइम प्लॉट कर दिया और यहाँ पे मैंने परसेंटेज प्लॉट कर दिया। ठीक है, मैं ये दिखा रहा हूं मेल का, और ये मैं दिखा रहा हूं फीमेल का। ठीक है, ये फीमेल का, ये मेल का। तो देखो 2 वेरिएबल्स दिखा दिए मैंने। तो देखो
मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज होता है? यूज फॉर रिलेटेड सीरीज, दोनों रिलेटेड या हैविंग सेम यूनिट्स, रिलेटेड सीरीज हैविंग सेम यूनिट्स, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल लाइन चार्ट। और मल्टीपल एक्सिस चार्ट कैसे होगा? मानो मैं सीए स्टूडेंट्स का ना हाइट प्लॉट कर रहा हूँ, एक जगह मुझे इंचेस में भी दिखाना है, एक जगह मुझे सेंटीमीटर्स में भी दिखाना है, तो या तो मैं दोनों अलग अलग बना दूं या तो मैं एक ही इसमें दो एक्सेस बना लूं। देखो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना, ये मेरे दो एक्सेस, यहाँ पे मैं इंचेस में दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में दिखा दूंगा। तो मल्टीपल एक्सेस कब यूज होता है? जब रिलेटेड सीरीज तो होना ही चाहिए, तभी तो आप एक में दिखा पाओगे, है ना। तो रिलेटेड सीरीज तो दोनों में है, यहाँ पे सेम यूनिट्स है, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स है, देखो ना इंचेस और सेंटीमीटर, यहाँ पे तो दोनों परसेंटेज ही था, तो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लाइन डायग्राम में देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है। देखो ऑल्सो नोन एज हिस्टोग्राफ, ऑल्सो नोन एज हिस्टोग्राफ। दूसरा, इट इज यूज फॉर टाइम सीरीज डेटा। फ्लक्चुएशन है तो रेशियो या लॉगरिथमिक चार्ट ले लेंगे। टाइप मल्टीपल लाइन चार्ट या मल्टीपल एक्सिस चार्ट, दोनों में रिलेटेड सीरीज तो है, इसमें सेम यूनिट्स है, इसमें डिफरेंट यूनिट्स है, बस इतना सा था यार, बहुत जल्दी रिवाइज होता है। चलो अब आ जाओ बार डायग्राम पे। यार बार डायग्राम क्या होता है? अगर आप ऐसे बार्स बना रहे हो, है ना, एक्स एक्सिस पे आप कुछ भी ले लो, वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी ले लो और ऐसे बार्स बना रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? बार डायग्राम। देखो वही है, बार्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, उनका विड्थ इक्वल होता है और उनके बीच का स्पेस भी इक्वल होता है यूजुअली। तो देखो विड्थ इक्वल विड्थ एंड स्पेस बिटवीन देम, हर एक का विड्थ है ना इक्वल होगा और दोनों के बीच का जो स्पेस है ना वो भी ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। अब ना ये बार्स आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आप ऐसे वर्टिकल बार्स बना दो या तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स भी बना सकते हो। आपका मॉड्यूल क्या बोलता है मालूम है? आपको वर्टिकल बार्स कब बनाने चाहिए? क्वांटिटेटिव या टाइम सीरीज डेटा के लिए, और हॉरिजॉन्टल बार्स कब बनाने चाहिए? ज्योग्राफिकल डेटा या क्वालिटेटिव डेटा के लिए। मान लो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इसके लिए आप ऐसे ऐसे बार्स बना दो, और 2010, 12, 13 कुछ ऐसा टाइम सीरीज का डेटा है तो आप ऐसे बार्स बना दो। तो ऐसे केस में आप ये यूज करते हो। क्या बार डायग्राम के भी कुछ टाइप्स होते हैं? हाँ देखो, 4 टाइप्स होते हैं। देख दोस्त, मैं डेलिबरेटली ना ये चैप्टर में थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बिकॉज थ्योरी है, अगर हम लोग इसको फास्ट जल्दी से कवर करेंगे ना तो हो जाएगा। तो स्पीड मेरा स्पीड आप लोग ज्यादा मत बढ़ाना, 1.25 या 1.5 पे ही देखना, ठीक है। चलो, बिकॉज थ्योरी अगर स्लो करते हैं ना तो मोनोटोनस हो जाता है, आप लोग बैठे बैठे सो जाओगे, मुझे पता है ना, ठीक है। बट चलो फोकस करो यार, 10 मार्क का सवाल है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, इसका छोटा भाई सैम्पलिंग बहुत अच्छे से कर लेगा। अच्छा देख, सिंपल बार डायग्राम, या सिंपल बार डायग्राम ना जब एक ही वेरिएबल होता है ना, जब एक ही वेरिएबल होता है तो ऐसे अपन बार्स बना देंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल बार डायग्राम। देखो अब मल्टीपल या ग्रुप बार डायग्राम, जब एक से ज्यादा वेरिएबल है, मान लो मुझे मेल और फीमेल अलग अलग डेटा शो करना है, तो देखो ऐसे मल्टीपल बार डायग्राम्स भी तो बना सकते हैं ना, ये मेल का, ये फीमेल का, ये मेल का, ये फीमेल का, तो ऐसे मल्टीपल बार डायग्राम्स बन जाएंगे, है ना। एक होता है सब डिवाइडेड या कंपोनेंट। मैं मेरे बार्स बना रहा हूं तो मैं बार्स को भी तो सब डिवाइड कर सकता हूँ ना, ये कुछ और देता, ये कुछ और देता, ये कुछ और देता, तो जब आप बार को अलग अलग इसमें डिवाइड करते हो तो उसको क्या बोलते हो? सब डिवाइडेड या कंपोनेंट। देखो व्हेन डेटा इज डिवाइडेड इनटू मेनी कंपोनेंट्स। और एक होता है परसेंटेज बार डायग्राम। देख इस पे क्लैरिटी ले, परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है? आपके हर एक बार का ना लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि हर एक बार ना 100% शो करेगा, 100%, 100%, 100%, और फिर आप इसको कंपोनेंट वाइज बांट सकते हो। इसमें ऊपर में ऐसा नहीं था, ऊपर में लेंथ भी वेरी कर जाएगा, है ना। बस यहाँ पे है ना, यहाँ पे लेंथ सेम रहेगा हर एक का, 100%, 100%, 100%। तो एक दोस्त सिंपल बार डायग्राम, एक क्या हो गया? मल्टीपल या ग्रुप बार डायग्राम, एक क्या हो गया? सब डिवाइडेड या कंपोनेंट, और एक क्या हो गया? परसेंटेज बार डायग्राम, है ना। तो अपन ने पहले देखा लाइन, देख लाइन में क्या था? लाइन डायग्राम में और ये यूज होता है टाइम सीरीज डेटा के लिए। फ्लक्चुएशन है तो लॉगरिथमिक या रेशियो चार्ट। टाइप्स क्या थे दोस्त? मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। फिर बार डायग्राम अपन ने देखा, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है ना। इसके टाइप्स क्या थे? सिंपल बार डायग्राम ऐसा, है ना। एक क्या था? मल्टीपल बार डायग्राम, मतलब ऐसा। एक क्या था? सब डिवाइडेड, मतलब हर एक का अलग अलग लेंथ होगा लेकिन आपस में अंदर ही अंदर डिवाइडेड रहेगा। एक क्या रहेगा दोस्त? परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है? हर एक बार का लेंथ सेम रहेगा, है ना, बिकॉज 100% डिटरमाइन करेगा, हर एक बार 100% डिनोट करेगा, और उसके अंदर ना अलग अलग सब डिवाइडेड रहेगा। चलो लास्ट है दोस्त पाई डायग्राम पे। पाई डायग्राम सर्कल जैसे बनता है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है, और इसमें ना अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाता है? अलग अलग पार्ट्स। इसका बेनिफिट क्या हो जाता है? देखो हर एक पार्ट का ना कंपैरिजन हो जाता है दूसरे के साथ, और ना हर एक पार्ट का टोटल के साथ भी कंपैरिजन हो जाता है। हर एक पार्ट का कंपैरिजन हो जाता है दूसरे के साथ और टोटल के साथ। देख इट इज अ सर्कुलर ग्राफ, है ना, 360 डिग्री का सर्कल है ये, यूज्ड टू कंपेयर वेरियस कंपोनेंट्स विद ईच अदर। देख वेरियस कंपोनेंट्स विद ईच अदर एंड आल्सो विद टोटल, एंड आल्सो विद टोटल। इस पे एक एमसीक्यू भी आता है, अपन एमसीक्यू के सेशन में कर लेगा।
अब देख दोस्त, कॉन्सेप्ट 6 मैंने बनाया है, डीलिंग विद फ्रीक्वेंसीज। अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी का वीडियो देख के आए हो ना तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बट प्लीज मैं एक बार आपको यहाँ भी बता देता हूँ बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ना डेटा, है ना, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, वो क्या क्या हो सकता है अपना, वेरिएट को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में देखा था, तो वो एक बार समझ लेते हैं। देख दोस्त, समझने के लिए मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में बताया आपको। सेंट्रल टेंडेंसी में भी मैंने बताया था, वहां तो बहुत डिटेल में बताया था, यहाँ थोड़ा कम डिटेल में बताता हूँ, लेकिन यहाँ से भी समझ जाएगा। ये देखो, एक डेटा मैंने कलेक्ट किया, मार्क्स इन अकाउंट्स ऑफ आउट ऑफ 20। हाँ देखो, मार्क्स इन अकाउंट्स आउट ऑफ 20। तो पहले कितने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जनों के मार्क्स हैं आउट ऑफ 20। एक को 2 मिले, दूसरे को 2 2, फिर 3 3 3 3 5 5, ऐसे मार्क्स मिलते रहे। क्या मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ? नहीं। तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, है ना। मैं इसको देखो ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकता हूँ ना, बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका बदलता हूँ। ये दिखने में ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इससे कुछ एनालिसिस हो नहीं पाएगा। तो देख मैं क्या करता हूँ, 2 कितने बार आया? 3 बार। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि एक्स का वैल्यू 2 है, उसकी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। 3 कितने बार आया? 4 बार। तो देखो 3 कितने बार आया? 4 बार। 5 कितने बार आया? 2 बार। देखो 5 2 बार। लास्ट में देखो 15 कितने बार आया? 2 बार। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं ना तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। हर एक का देख, एक्स एक डिस्क्रीट है, उसका क्या हुआ? 3। 5 एक डिस्क्रीट है, उसका क्या हुआ? 2। 15 डिस्क्रीट है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 2। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड। अब देख प्रेजेंटेशन का तीसरा तरीका, प्रेजेंटेशन का तीसरा तरीका, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस या ग्रुप डेटा। कंटिन्यूअस या ग्रुप डेटा। अब ये डेटा देख मैंने कैसे बनाया, 0 से 5 के बीच में 9 स्टूडेंट्स है। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, यार 9 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में। ये 0 से 5 के बीच में कितने, मुझे नहीं पता। 0 के 5 के बीच में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, होगा एग्जैक्ट कुछ तो। 2 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स 6 से 10 के बीच में है, और 9 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स 11 से 15 के बीच में। देख 20 स्टूडेंट्स हो गए ना, 9 18 20। मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं उनको एक कंटिन्यूअस वे में बता रहा हूँ, है ना। अब देख दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देख, अगर मैं बोलूं एक जन को 4 मार्क मिला है तो वो किधर आएगा? इधर आएगा। एक जन को 5 मार्क मिला है, वो किधर आएगा? इधर आएगा, 0 से 5 के बीच में। एक जन को 6 मार्क मिला है, वो किधर आएगा? इधर आएगा, नीचे। तो इसको बोलते हैं दोस्त म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्यों म्यूचुअली इंक्लूसिव? क्योंकि अपर लिमिट इधर इंक्लूड है। 5 इधर आएगा, 10 ये सीरीज में आएगा, 15 ये सीरीज में आएगा। मतलब अपर लिमिट जहाँ पे इंक्लूड होती है ना, उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। बट इसका एक वेरिएशन होता है, देख इसका वेरिएशन समझ, इसका वेरिएशन देख। 0 से 5 शुरू भी 5 से ही हुआ, इधर 6 से हुआ था, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्योंकि अपर लिमिट यहां से एक्सक्लूड हो जाता है, यहां इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देख अब 4 किधर आएगा? 0 से 5 के बीच में। 5 किधर आएगा? इधर नहीं आएगा, 5 नीचे आएगा, क्योंकि 5 यहां से एक्सक्लूड हो जाएगा, यहां इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए नाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो इसको बोलते कैसे मालूम है? 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, ऐसे ही बोलना। देख कैसे, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम। चल ठीक है, ये अपन ने सेम चीज वहां पे भी की थी, इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब ये आपको एकदम लॉजिकली समझना है ना, तो मैं यहां भी समझा देता हूं आपको, रिवीजन में भी अपन लॉजिकली करेंगे। देखो, और यार ये रिवीजन नहीं है, इस रिवीजन से बहुत अच्छी चीज है ये, आप भी अप्रिशिएट करोगे शायद, है ना। चलो देखो, म्यूचुअली इंक्लूसिव से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाते क्यों, जरूरत क्यों पड़ी जब मेरा काम यहीं पे हो जाता है? तो ध्यान से समझ दोस्त, ये केस में तो जरूरत नहीं थी, बट मान ले मैं एज का डेटा बना रहा हूं। अब एज कैसा होता है, देख 4 साल हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 4.75, 4.9, 4 साल 9 महीने, 4 साल 9 महीने 2 दिन, 4 साल 9 महीने 10 दिन, है ना। तो उसमें मैं कैसे ये अपर लिमिट डिसाइड करूंगा? तो वो केस में तो बेटर रहेगा ना, 4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.9999, 5 से कम सब इधर आ जाएंगे, 10 से कम सब इधर आ जाएंगे, 15 से कम तब सब इधर आ जाएंगे। मतलब जब मैं ये लिमिट डिसाइड नहीं कर पाता हूं, तब मैं क्या बनाता हूं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि मुझे ये नहीं पता तो चल इससे कम सब इधर, इससे कम कब इधर, चाहे वो 4.5 हो, 4.75 हो, 4.999 हो, तो वो सब इधर, है ना। तो इसको बोलते हैं दोस्त कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। आपके ऊपर है, आपको जैसा डेटा बनाना है आप वैसे बना सकते हो। आईसीआई इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या होगा, डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस होगा। तो आईसीआई किसको डिस्क्रीट मानता है, किसको कंटिन्यूअस मानता है, अपन देखेंगे अगले एमसीक्यू के सेशन में। बट आई होप आपको ये सब चीजें समझी हो कि ये है, बताए दोस्त, इंडिविजुअल सीरीज। एफ आ जाता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड। जब क्लासेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है जब अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जब अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। इसको कैसे रीड करना चाहिए? इससे कम, इससे कम, इससे कम। ये क्यों बनाते हैं? एज वेज के केस में। टेक्निकली क्या बोलते हैं मालूम है क्या? टेक्निकल भाषा में, व्हेन इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू इन दिस इंटरवल।
when it can assume any value in this interval। इसमें भी कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट इसमें ना मालूम रहता है कि अपर वैल्यू क्या हो सकता है, इसमें नहीं मालूम। वो 4.75, 4.8, 4.88, 4.9, 4.999999 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझा आपको? हाँ। ठीक दोस्त, एक बहुत बहुत अच्छी चीज बोलूं, ये इसको भी, ये भी तो थोड़ा बहुत डिस्क्रीट जैसे ही हुआ ना, ये भी तो थोड़ा बहुत डिस्क्रीट जैसे ही हुआ ना, ध्यान से सोचेगा लिंक लगेगा। ये भी तो थोड़ा बहुत डिस्क्रीट जैसे ही हुआ ना, क्योंकि इसमें भी यार मालूम है ना कि मैक्स अपर लिमिट क्या हो सकती है, तो ये भी तो थोड़ा बहुत डिस्क्रीट जैसा ही हुआ। तो दो इसको अपन कंटिन्यूअस बोलते हैं, लेकिन इसका भी बिहेवियर डिस्क्रीट जैसा ही होता है। बहुत डीप में जाओगे तो समझेगा यार, ठीक है। अब देखो दोस्त, जो अगला अपना कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जब भी आप कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा को टेबल के फॉर्म में लिख दोगे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो स्ट्रेट अवे एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो अपने को वो करना है। देख कैसे होगा, पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जैसे देख, ये एक डेटा है, मान ले सीए फाउंडेशन मैथ्स के मार्क्स है, 0 से 9 के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 19 के बीच, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 50 के बीच में कितने लोग हैं। यार क्या लगता है ये कौन सा है, ये तो कंटिन्यूअस सीरीज है। हाँ यार, कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपको क्या लगता है ये क्या है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, या इधर 9 है इधर 10 है, मतलब ये म्यूचुअली इंक्लूसिव सीरीज है। हाँ ये म्यूचुअली इंक्लूसिव सीरीज है। आपको एक राज की बात बताऊं, चलो बताता हूँ यार। मोस्ट ऑफ दी आपने देखा होगा सेंट्रल टेंडेंसी में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो अपन स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं ना, उसमें ये सीरीज नहीं यूज करते हैं, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज में, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके फिर अपन यूज करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल, यहाँ पे प्लस 0.5 करो, यहाँ पे माइनस 0.5, फिर प्लस 0.5, फिर माइनस 0.5, फिर यहाँ पे प्लस 0.5, यहाँ पे माइनस 0.5, प्लस 0.5, माइनस 0.5, प्लस 0.5, ये कन्वर्ट हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। और फिर अब अपन आगे ये यूज करते हैं मेजर्स को कैलकुलेट करने के लिए, बराबर। अब देखो, अब अपने को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड समझना है, कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना है, कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टर्म समझना है, चाहिए ना, हाँ चाहिए। देख कैसे समझेगा, सबसे पहले देख, बहुत इजीली करा दूंगा, एकदम जानता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी, जो क्लास मैंने हाईलाइट की है, क्या इसका फ्रीक्वेंसी देख के बता सकते हो, हाँ। और इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, ये देखिए फ्रीक्वेंसी है टोटल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए नाम क्या आया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया आपने, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो, जो क्लास मैंने हाईलाइट किए ना, अपन ये क्लास के इसके सारे टर्म्स समझेंगे, ठीक है। ये क्लास को रेफरेंस लेंगे और सारे टर्म्स समझेंगे। देखो पहला होता है फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ ये क्लास कितने बार रिपीट हुआ, ये क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर क्लास ऑकर्स 5। अगला है क्लास लिमिट। जब वो क्लास लिमिट बोलता है ना, तब आप म्यूचुअली इंक्लूसिव ही रहने देते हो, उसको कन्वर्ट नहीं करते हो, है ना। जब वो क्लास बाउंड्री बोलेगा तब कन्वर्ट करोगे। देखो क्लास लिमिट, मुझे बताओ लोअर क्लास लिमिट क्या रहेगा इसका, 30। अपर क्लास लिमिट क्या रहेगा, 39। देखो लोअर क्लास लिमिट 30, अपर क्लास लिमिट 39। ध्यान देना, लिमिट। अब वो बोल रहा है क्लास बाउंड्री। अब इसके आगे वो जो भी कुछ बोले ना, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव नहीं चलेगा, आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव दिया है तो बहुत ही अच्छा, नहीं दिया है तो आपको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। अब देखो क्लास बाउंड्री, अब वो लोअर क्लास बाउंड्री बोल रहा है, तो क्या 30 बोलोगे, ना बाबा ना, क्या बोलोगे, इससे माइनस 0.5 कर देना, 29.5। अपर क्लास बाउंड्री बोल रहा है, तो 39 में क्या ऐड कर देना, प्लस 0.5, 39.5। मैंने लिखा भी है नोट, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। और सिर्फ ये 3 नंबर के लिए नहीं, आगे जितने भी नंबर आएंगे ना, उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एक बार वापस, फ्रीक्वेंसी तो इजी था, क्लास लिमिट मतलब उसमें इंक्लूसिव देखते हैं, है ना, तो ये 30 आ जाएगा लोअर और ये अपर आ जाएगा 39। बाउंड्री पूछा तो 29.5, 39.5, है ना। चलो अब नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी बोलते हैं यार। मिड पॉइंट ना अब कैसे निकालोगे, देखो ये दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना, ये दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना, मिड पॉइंट सेम ही आएगा। देख मैंने दोनों करके बताया, ये दोनों को भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो इतना ही आता है, ये दोनों को भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो इतना ही आता है। तो चाहे कुछ भी कर लो चलेगा, बट अपन सिंपल रखते हैं ना कि 3 नंबर के बाद सबको एक्सक्लूसिव में कर देने का, आंसर तो गलत नहीं जाएगा और याद भी रहेगा। देखो तो कैसे होगा, ये इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। एक दूसरा आता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब ये क्लास कितना मोटा है, ये क्लास की विड्थ कितनी है, तो उसमें भी यार अपन बाउंड्रीज यूज करते हैं। वो होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो 39 माइनस 30 करो क्या, नहीं नहीं नहीं, 39.5 माइनस 29.5, है ना। 39.5 माइनस 29.5, 10। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, आंसर लॉन्ग जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, आपको बाउंड्रीज लेना है।
है ना, मतलब एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके, इसके बाद सभी को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके निकलने का, ठीक है। चलो, तो क्लास विड्थ क्या है आपका, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये 39 लोगे, नहीं नहीं 39.5, और ये 30, नहीं नहीं 29.5, तो 10। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लास लेंथ। अब यार दोस्त, फ्रीक्वेंसी से ना अपन दो चीज निकालते हैं, एक होता है दोस्त फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है यार, ये क्लास का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है, तो ये क्लास का जो भी फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय, ये क्लास का जो भी फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय क्लास का विड्थ। देख, ये क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या था 5, इसका विड्थ क्या आया था 10, तो 5 डिवाइड बाय 10, इसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये हो गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5 डिवाइड बाय 10। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। देख, ये क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 5 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 50, है ना। और अब हर एक क्लास का निकाल के देखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देख क्या क्या पढ़ा अपन ने, सिंपल है, देख इस पे फोकस कर, मैं सब यहीं पे करा देता हूँ, दोबारा यहीं पे करा देता हूँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। देख, अगर मैं बोलूं लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, स्क्रीन पे देख ध्यान से, अगर मैं बोलूं लोअर क्लास लिमिट तो वो क्या होगा 30। अगर मैं बोलूं लोअर क्लास बाउंड्री तो वो क्या होगा 29.5। अपर क्लास लिमिट 39, अपर क्लास बाउंड्री 39.5, क्लास विड्थ अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब 39.5 माइनस 29.5। फ्रीक्वेंसी से दो चीज निकाली, एक है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये क्लास का क्या फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय क्या विड्थ है, और विड्थ के लिए आप क्या लेते हो, बाउंड्रीज, है ना। ठीक है, सिर्फ लिमिट्स में इंक्लूसिव लेते हैं, बाकी सब केस में आप क्या लेते हो, एक्सक्लूसिव। इतना याद रख लो, सिर्फ लिमिट्स के केस में इंक्लूसिव, बाकी सब केस में एक्सक्लूसिव। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, ये क्लास का क्या फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल में क्या फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्लास का रिलेटिवली क्या फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन, मतलब ये क्लास का फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ दोस्त, चलते चलते कॉन्सेप्ट 8 पे। कॉन्सेप्ट 8 मैंने बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या ये एग्जाम में आएगा, नहीं दोस्त, ये एग्जाम में नहीं आता है, बट यू नो ये एमसीक्यूज में बहुत बार यूज होने वाला है, तो एक बार समझ लेते हैं। वैसे भी कॉन्सेप्ट्स के बिना दोस्त एमसीक्यूज अधूरा है, ठीक है। चलो, दोनों को अलग अलग नहीं करने का, साथ में लेके चलने का, नहीं तो पाप लगेगा। और वीडियो में बने हुए हो तो लाइक और कमेंट करो यार, नहीं तो ज्यादा पाप लगेगा। चलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोस्त दो टाइप्स की होती है, एक लेस देन और एक मोर देन, ठीक है। याद नहीं आ रहा तो मैं पूरा करा दूंगा, ध्यान से सुनो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप्स की होती है, लेस देन, मोर देन। इसको एलसीएफ बोलते हैं, इसको एमसीएफ बोलते हैं। कैसे बनाना है एक बार बता देता हूँ। देखो, मान लो ये डेटा दिया हुआ है अपने को, ठीक है, मार्क्स इन अकाउंट्स 0 से 5 6 जनों के, 5 से 10 4 जनों के, 10 से 15 3 जनों के, 15 से 20 कितने जनों के, 2 जनों के, ठीक है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब मुझे लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो देख लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी ना, ये कॉलम पकड़ने का, हर एक के साथ लेस लगाने का, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। देख देखा मैंने, लेस देन या बिलो बोल, ठीक है, बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20। अब बिलो 5 कितने हैं, 6। ये बिलो 10 कितने हैं, ये दोनों बिलो 10 है, 6 प्लस 4, ठीक है। बिलो 15 ये तीनों है, 6 प्लस 4 प्लस 3, हाँ। और बिलो 20 तो सभी है, तो देखिए बनता कैसे है, 6 लिखा, प्लस में 4 किया 10, प्लस में 3 किया 13, प्लस में 2 किया 15। ये बन गया एलसीएफ। इंटरप्रेट कैसे करोगे यार, 5 से कम इतने जन, 10 से कम इतने जन, 15 से कम इतने जन, 20 से कम इतने जन, है ना, ठीक है। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, ये आपका एलसीएफ बन गया। क्या एग्जाम में ये पूछेगा, नहीं, ठीक है। चलो, अभी मोर देन कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे यहाँ लिखा था लेस देन के साथ, यहाँ पे ये लिखो मोर देन के साथ, तो मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15। देख, अबाउ 0, अबाउ 5, अबाउ 10, अबाउ 15, मोर देन लिख या अबाउ लिख, है ना। अब मोर देन कैसे बनेगा, देख अबाउ 0 तो सभी है, तो सब आ जाएगा। 15, देखो सबका टोटल क्या है 15। देखो नेक्स्ट क्या है, अबाउ 5, अबाउ 5 मतलब ये वाले है, तो टोटल में से ये माइनस कर देता हूँ, 15 माइनस 6 9, है ना। अब अबाउ 10, अबाउ 10 मतलब ये वाले हैं, तो टोटल में से इतने माइनस कर देता हूँ, तो 15 माइनस 10 कितना आएगा, ये 5, है ना। और देख अबाउ 15 कितना, अबाउ 15 मतलब सिर्फ यही है, तो टोटल में से ये माइनस कर देता हूँ, तो 15 में से ये माइनस होगा 13, तो कितना बचेगा 2। तो ये बनता है मोर देन। यार अभी एग्जाम में क्या आता है मालूम है आपको, अगर ये एलसीएफ को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, देखो 6 10 13 15 कुछ तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये एमसीएफ को प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ना दोस्त, इसको बोलते हैं ओजाइव। इसको क्या बोलते हैं, ओजाइव। इसको क्या बोलते हैं, ओजाइव। कुछ भी ऑगी गीगी बोलने का नहीं, क्या बोलेगा, ओजाइव। क्या बोलेगा, ओजाइव। जब ये एलसीएफ को और एमसीएफ को, मतलब जब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप ग्राफ में प्लॉट करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ओजाइव। ये नीचे मैंने लिखा है, आपको वहां से बता दूंगा, पर यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो ये कुछ ऐसा बनता है, और इसको क्या बोलते हो, ओजाइव कर्व।
ओजाइव कर्व्स, इसको क्या बोलते हैं? ओजाइव कर्व्स। ये मैंने एक नोट लिखा है, ठीक है, इसको टाइमिंग के लिए स्किप करो, ये मैं आपको एमसीक्यू सेशन में बता दूंगा, है ना। इस पे 2-3 बार एमसीक्यू आया हुआ है, मैं वहां पे कवर करा दूंगा, बट मैंने एक बार यहाँ पे लिख के रखा है ताकि एमसीक्यूज के बाद आपके पास एक जगह पे एक कॉन्सेप्ट शीट में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, इसीलिए तो इसको अभी के लिए सिर्फ स्किप करो, है ना, और एमसीक्यू सेशन में हम लोग कर लेंगे इसको। अब दोस्त आ जाओ कॉन्सेप्ट 9 पे। कॉन्सेप्ट 9 बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त, इसमें ना सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना, ज्यादा डीप में मत जाना, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, है ना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे नोट डाउन कर लिए। देखो कॉन्सेप्ट 9 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी अपन ने देखा ना, उसको ग्राफ पे कैसे बना सकते हैं वो है। तो देखो यार, पहला होता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है? एरिया डायग्राम। देख दोस्त, ऐसा दिखता है हिस्टोग्राम, ऐसे रेक्टेंगल शेप के बार्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। बार डायग्राम में ना ऐसे बीच में गैप होता था, है ना, तो ये हिस्टोग्राम कनेक्टेड होते हैं। ध्यान से समझ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आता है? क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या बताता है आपको? फ्रीक्वेंसी। देखिए कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से समझ में आता है कि हिस्टोग्राम यूज होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, एक्सक्लूसिव सीरीज के केस में ये यूज होता है, क्योंकि देखना ये कनेक्टेड है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो ये हिस्टोग्राम कैसे यूज होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए ये हिस्टोग्राम यूज होता है। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल आता है जो होता है कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव, और वाई एक्सिस पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। देख वही लिखा है, हिस्टोग्राम को एरिया डायग्राम भी बोलते हैं, यूज फॉर प्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्स एक्सिस पे क्या आता है? तो क्लास इंटरवल आता है। वाई एक्सिस पे क्या आता है? तो फ्रीक्वेंसी आता है। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। इससे क्या मिलता है आपको याद है? इससे अपने को मोड मिलता है, सेंट्रल टेंडेंसी में किया था। अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे ज्वाइन करोगे और नीचे लोगे तो ये पॉइंट क्या आता है? मोड। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है कि हिस्टोग्राम कहां से मिलता है? मोड से, है ना। हिस्टोग्राम से क्या मिलता है? मोड, और मोड कहां से मिलता है? हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम से क्या मिलता है? मोड, और मोड कहां से मिलता है? हिस्टोग्राम से। तो वी कैन फाइंड मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम। देखो यूजुअली तो क्या होता है ना दोस्त, देख मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ बट ट्रस्ट मी ऐसे ही इफेक्टिव रहेगा ये चैप्टर। क्लासेस है ना दोस्त, ये क्लासेस ना इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, बट अनइक्वल लेंथ की हुई ना तो भी चल जाती है। तो ये बहुत फेमस एमसीक्यू है कि अपन प्रेफर तो करते हैं कि इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, बट अनइक्वल हुआ तो क्या? तो चलेगा, बट अनइक्वल में एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अनइक्वल, अगर ये अनइक्वल हुआ ना क्लासेस, जैसे एक बड़ा फिर एक छोटा, है ना, ये अगर ये अनइक्वल हुए ना तो क्या करना? वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मत प्लॉट करना, क्या प्लॉट करना? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ऊपर पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। देखो लिखा है, इफ क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ, ये विड्थ है ना अलग अलग है, हाइट इज मेड प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वी प्रेफर इक्वल बट अनइक्वल ऑल्सो वर्क्स। तो ये पूरा ज्ञान था हिस्टोग्राम का। और एक क्या था? इट इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसीज। देखो ना फ्रीक्वेंसी है ना वाई एक्सिस में, तो तुरंत समझ में आ जाता है कौन सा रेक्टेंगल सबसे बड़ा, तो इट इज यूज फॉर कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपका हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम, इट इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव सीरीज। इधर फ्रीक्वेंसी आता है, इधर क्लास इंटरवल। देखना कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या बोला अपन ने? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि गैप्स भी नहीं है ना, गैप्स भी है, कंटिन्यूअस भी है। समझ रहे हैं आपको? देखो और यहाँ से क्या मिलता है? मोड मिलता है। क्लासेस अनइक्वल हुआ तो वाई एक्सिस पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इट इज डैश इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसीज। दोस्तों हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम, ठीक है। अब दोस्त क्या होगा, अगर इसके मिड पॉइंट्स को आप मार्क करते हो और इसके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो स्ट्रेट लाइन से, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहां से बनता है? हिस्टोग्राम से। या तो आप इसके मिड पॉइंट्स मार्क करो और स्ट्रेट लाइन से मत ज्वाइन करो, ऐसे कर्व बना दो हाथ से, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या हुआ? इट इज मेड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम बाय स्ट्रेट लाइंस। और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या हुआ? इट इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम बाय स्मूथ कर्व। ये स्ट्रेट लाइन से बनता है, ये स्मूथ कर्व से बनता है। ये स्ट्रेट लाइन से बनता है, ये स्मूथ कर्व से बनता है, ठीक है। अब देखो इसका ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी कर्व को बोला जाता है इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना, क्योंकि वहां से भी बना सकते हैं। ये कितने टाइप्स का होता है? तो देखो ये बेल शेप होता है, यूजुअली ऐसा कर्व बनता है, या तो ये जे शेप बन सकता है ऐसा, या तो ये यू शेप बन सकता है ऐसा, या तो ये मिक्स बन सकता है ऐसा। तो ये बोला है। अब देख मोस्ट कॉमन कौन सा इसमें से? ये जो बेल शेप्ड है ना, ये मोस्ट कॉमन है। ये मोस्ट कॉमन क्यों है? देखना यार, कोई भी डेटा ऐसा ही होगा ना, कोई भी डेटा ऐसा ही होगा।
क्यों कोई भी डेटा ऐसा ही होगा, थोड़ा सोच, लॉजिकली समझ, कोई भी डेटा ऐसा ही क्यों होगा। इसका मतलब देख, वाई एक्सिस पे तो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वाई एक्सिस पे तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो देख, मान ले ये मार्क्स, कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स की बात कर ले, है ना, तो बहुत ज्यादा मार्क्स भी कम बार आते होंगे, बहुत कम मार्क्स भी कम बार आते होंगे, है ना, सबसे बीच में बहुत ज्यादा मार्क्स आते होंगे। तो देखना, डेटा ऐसे ही बनाना, बीच में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा मार्क्स, है ना, इधर मान ले मार्क्स है, इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ज्यादा मार्क्स, देख बहुत ज्यादा मार्क्स भी कम बार आए, बहुत कम मार्क्स भी कम बार आए, है ना, बीच के मार्क्स बहुत ज्यादा बार आए, इसलिए मोस्ट ऑफ द डेटा क्या होता है, बेल शेप्ड। हाइट देख ले, है ना, बहुत ज्यादा हाइट कम लोगों की होती है, बहुत कम हाइट कम लोगों की भी होती है, एवरेज हाइट, बीच वाली हाइट, है ना, बहुत जनों की होती है। तो इसलिए बहुत डेटा कौन सा होता है, बेल शेप्ड होता है। यू शेप डेटा कौन सा हो सकता है, देख यू शेप डेटा कौन सा हो सकता है, ए रेलवे स्टेशन इमेजिन कर, रेलवे स्टेशन, है ना, देख दोपहर में बहुत कम भीड़ रहती है, लेकिन जो पीक टाइम होता है ना, जब लोग ऑफिस जाते हैं और जब लोग ऑफिस से आते हैं, वहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। देखिए, सुबह का टाइम, ये रात का टाइम, शाम का टाइम, तो यहाँ पे देख, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और ये बीच का आफ्टरनून के टाइम में देख फ्रीक्वेंसी कम है ना, ये फ्रीक्वेंसी कम है, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो ये देख यू शेप्ड कर्व। आईसीआई ने क्या एग्जांपल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स, कम्यूटर्स मतलब ट्रैवलर्स, है ना, ये मैक्सिमम कब होती है, पीक आवर्स पे, दैट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये देख, मॉर्निंग और इवनिंग, यहाँ पे ये मैक्सिमम है और बाकी इसमें ये कम है। समझ रहा है, सब चीजें मैंने कवर की है यार। अब देख, जे शेप मतलब ऐसा बनेगा, मतलब देख फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है, फिर बढ़ते जा रही है। इसका इंस्टीट्यूट क्या एग्जांपल देता है, वापस रेलवे स्टेशन, देखिए इसको एकदम अर्ली मॉर्निंग में कम फ्रीक्वेंसी होती है, 4 बजे 5 बजे, बट जैसे ही पीक मॉर्निंग आवर्स आते हैं, 8 बजे 9 बजे, जब लोग ऑफिस जाते हैं तब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो देख, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू कोलकाता, ऐसे एग्जाम्पल दिया रैंडम, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू पीक मॉर्निंग आवर्स। अर्ली मॉर्निंग में देख फ्रीक्वेंसी कम है, पीक मॉर्निंग में देख फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये जे शेप का कर्व बना। देख, मैंने बस एक लास्ट नोट लिखा है, ये नोट मैंने आपको ऊपर बता दिया था, आपको याद है वो सीएफ किया था, और सीएफ को जब अपन ऐसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उसको अपन ने क्या नाम दिया था, ओजाइव। देख वही लिखा है, इफ यू प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन ग्राफ इट इज नोन एज सीएफ कर्व। क्या बोलोगे, सीएफ कर्व और ओजाइव कर्व। हाँ, जैसे क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पे आ जाता है और सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आ जाता है। देख वो दिखता कैसे है, देख ये तेरा ऐसा दिखता है, लेस देन ओजाइव मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ऐसा दिख रहा है मोर देन ओजाइव, ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एस शेप्ड हुआ ना, तो इसको बोलते हैं एस शेप्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज टू फाइंड मीडियन क्वार्टाइल, मतलब जो भी आपके पार्टीशन वैल्यूज है ना वो यहाँ से आ जाता है, लेस देन मोर देन, यहाँ से पार्टीशन वैल्यूज ही आएगा ना, ये आपको पोजीशन बताएगा। तो ये आपको ओजाइव कर्व कैसे आता है, जब आप सीएफ को प्लॉट करते हो और उससे क्या फाइंड कर सकते हो, पार्टीशन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखो, और इसका जो इंटरसेक्शन है ना, लेस देन ओजाइव का और मोर देन ओजाइव का, इससे आपको मीडियन मिलता है। इंटरसेक्शन को नीचे लाओगे तो वो क्या होता है, मीडियन। एक बार ये नोट यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहा हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लो, और इसके साथ आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कंप्लीट होता है। अभी ये वीडियो को पॉज करो और पूरा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा अच्छे से पढ़ लो। ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद अभी अपन सैम्पलिंग से कंटिन्यू करेंगे, बट यही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आप भी अभी कंप्लीट करना, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलो दोस्तों यार, अब अपन सैम्पलिंग शुरू करते हैं। काफी टेक्निकल चैप्टर माना जाता है, बट ये अराउंड 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बताना कि इससे इजी कोई चैप्टर और है क्या। आई प्रॉमिस ये नोट्स के बाद आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा और एग्जाम के सारे एमसीक्यूज इससे टैकल हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये सैम्पलिंग ना मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि सीए बनने जा रहे हैं हम लोग, तो ये सैम्पलिंग डे इन डे आउट हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे सुनना, यही चीज माइंड में रखना, पूरा सैम्पलिंग आपको बहुत ईजी लगेगा। देखो, सीए का मेन काम क्या होता है दोस्तों, आजकल तो सीए बहुत कुछ करते हैं, है ना। बिग फोर में वैल्यूएशंस करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन में कंसल्टिंग देते हैं, टेक कंसल्टिंग में आजकल सीएस है। बट सीए का एक प्रेडोमिनेंट काम ना ऑडिटिंग माना जाता है, ऑडिट करना, है ना। ऑडिटिंग मतलब क्या दोस्तों, जब आप इंटर्नशिप में जाओगे, बिग फोर में इंटर्नशिप करोगे, जब आप सीए बनोगे, है ना, तो ऑडिट करते हैं अपन। ऑडिट मतलब क्या, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, अरे वही ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, इसको चेक करता है, बताते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बने हैं क्या। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना, मान लो पी एंड एल का एक आइटम चेक करना है, सेल्स, ठीक है, पी एंड एल में एक आइटम है सेल्स, उसको चेक करना है। तो ये सेल्स को आप कैसे चेक करोगे, अब यार बड़ी कंपनी सोचो, रिलायंस, सेल कितना का होता है, 10,000 15,000 करोड़, है ना, पूरे साल में, या इससे भी ज्यादा, 1 लाख करोड़। तो क्या हर एक बिल चेक करोगे आप, हर एक बिल आप नहीं चेक करोगे दोस्तों। आप क्या करोगे, मान लो 10 लाख बिल्स है, तो क्या आप बैठ के 10 लाख बिल्स चेक करोगे, नहीं।
आप इसमें से ना कुछ बिल्स चेक करोगे और कुछ बिल्स चेक करोगे और देखोगे कि वो कुछ बिल्स में गलती है क्या। अगर आपको लगता है गलती है तो आपको समझेगा कि नहीं बाकी बिल्स में भी गलती हो सकती है, और अगर आपको लगा कि ये बिल्स में गलती नहीं है तो आप सेफली अज्यूम कर लोगे बाकी बिल्स में भी गलती नहीं है। तो ये जो कुछ बिल्स की बात हो रही है ना, इसको बोलते हैं सैंपल। अपन ने क्या किया, सैंपल बेसिस पे चेकिंग किया, पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे 10 लाख बिल्स में से अपन ने कुछ सैंपल ड्रॉ किया। कि सैंपल कैसे निकालते हैं दोस्त, तो दोस्त ये सैंपल निकालने के लिए ना बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे केपीएमजी एक बिग फोर है, वहां पे सॉफ्टवेयर है आइडिया करके। ये आइडिया आपको बताता है कि आपको सैंपल कैसे निकालना चाहिए। तो सैंपलिंग डे इन डे आउट यूज होता है। अपन सैंपलिंग क्यों करते हैं यार, पॉपुलेशन की आइडिया लेने के लिए। ये पूरा 10 लाख बिल को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। पूरे 10 लाख बिल्स को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। मान लो इसमें से अपन ने 10 बिल निकाला, इसको क्या बोलेंगे, 10 तो नहीं थोड़ा ज्यादा निकालेंगे, एक रैंडम एग्जांपल, अपन ने 1000 बिल निकाला, इसको क्या बोलेंगे, सैंपल। ये सैंपल अपन स्टडी करेंगे, ये सैंपल के बेसिस पे अपने को किसकी आइडिया आएगी, पॉपुलेशन की। तो सैंपल अपन क्या स्टडी करते हैं, सैंपल। क्योंकि पॉपुलेशन स्टडी करना यार दोस्त वाइबल नहीं है। कैसे आप इतने सारे बिल्स चेक करोगे, है ना, कैसे आप इतने सारे बिल्स चेक करोगे। तो अपन सैंपल स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे किसका आइडिया लेंगे, पॉपुलेशन का। तो बस ये आइडियोलॉजी माइंडसेट में रखना, है ना, अपना पूरा सैंपलिंग बहुत इजीली हो जाएगा। तो देखो डेटा कलेक्शन के दोस्त दो मेथड्स होते हैं, एक सैंपलिंग और एक पूरा। जब पूरा पॉपुलेशन आप स्टडी करते हो ना, उसको बोलते हैं सेंसस, कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे मेथड। एज अगेंस्ट दिस सिर्फ सैंपल स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। देख पहले ये करते हैं, पूरा पॉपुलेशन का डेटा इज कलेक्टेड फॉर एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, है ना, हर एक यूनिट स्टडी करते हो, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ना। स्टैटिस्टिकल मेजर्स, अगर आप पूरे पॉपुलेशन का कुछ स्टैटिस्टिक निकालोगे, मीन निकालोगे या कुछ भी निकालोगे, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पॉपुलेशन का कोई भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करोगे तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। सैंपल का कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करोगे उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। देख नाम कैसा है, स्टैटिस्टिक, क्योंकि सब्जेक्ट भी बोलता है आप सारी चीजें नहीं कर सकते, आपको सैंपलिंग ही करना पड़ेगा, है ना। तो स्टैटिस्टिकल मेजर्स बेस्ड ऑन सैंपल को क्या बोलते हो, स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन को क्या बोलते हो, पैरामीटर। एग्जांपल देख, ये याद रखना, हाँ, पॉपुलेशन के साइज को एन बोलते हैं, सैंपल के साइज को छोटा एन बोलते हैं। पूरे पॉपुलेशन का अगर आप एवरेज निकालते हो, मीन, तो उसको डिनोट करते हैं म्यू से। सैंपल का एवरेज निकालते हो तो उसको बोलते हैं बार एक्स। बार एक्स से आइडिया आता है म्यू का, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे पॉपुलेशन का निकालोगे उसको बोलोगे सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का निकालोगे, एक मिनट तो नीचे आ जा रहा बाबा, उसको बोलोगे एस, छोटा एस, है ना। प्रपोर्शन आपने पढ़ा नहीं होगा, नीचे अपन पढ़ लेंगे। प्रपोर्शन पूरे पॉपुलेशन का निकालोगे उसको बोलोगे कैपिटल पी, सैंपल का निकालोगे उसको बोलोगे छोटा पी। अब देख ऐसे एनालाइज करते हैं, एक इसका इजी जाएगा। देख सेंसस सैंपलिंग, इधर एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के लिए डेटा कलेक्ट होता है। यहाँ पे देख वी सिलेक्ट सम यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल। पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट्स निकाला, 10 लाख बिल्स में से मान लो 2000 बिल्स निकाले। वी स्टडी सैंपल टू गेट आइडिया अबाउट पॉपुलेशन। वी स्टडी सैंपल टू गेट आइडिया अबाउट पॉपुलेशन। सैंपल क्यों स्टडी करते हैं यार, मेन तो पॉपुलेशन की आइडिया चाहिए, बार एक्स से म्यू की आइडिया चाहिए, एस से सिग्मा की आइडिया चाहिए, छोटे पी से बड़े पी की आइडिया चाहिए, है ना। देख आई होप यू आर गेटिंग इट यार। चलो, ये पूरा पॉपुलेशन तो मोस्ट एक्यूरेट होता है, सैंपलिंग या थोड़ा लेस रिलायबल होगा ना, कुछ तो एरर्स भी हो सकते हैं, है ना। आप 2000 चीजों को स्टडी करो, आप 10 लाख चीजों को स्टडी करो, तो दिस इज लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट, बट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स। स्टैटिस्टिकल मेजर्स, इसके स्टैटिस्टिकल मेजर्स ये सबको क्या बोलते हो आप, पैरामीटर। पी से पॉपुलेशन यार, पी से पैरामीटर, बहुत बार एमसीक्यू आता है, कहा सैंपलिंग डिफिकल्ट है, पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर। यहाँ पे देख एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक, एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक। इसके साइज को एन, छोटा एन, बड़ा पी, छोटा पी, इसको क्या बोलोगे, म्यू। म्याऊ म्याऊ नहीं करने का, कोई बिल्ली थोड़ी हो तुम यार, ठीक है। म्यू, इसको बार एक्स। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए सिग्मा, ये छोटा एस, है ना। ये पैरामीटर, ये स्टैटिस्टिक स्टडी करते हैं ताकि पैरामीटर की आइडिया आ सके। समझ रहा है क्या सैंपलिंग यार। अब दोस्त कभी कभी क्या होता है ना, देख एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना पूरे सीए स्टूडेंट्स की स्टडी करना है, बट मेरे पास क्या पूरे इंडिया के सीए स्टूडेंट्स का डेटा है, नहीं। मान ले तो मेरे पास सिर्फ महाराष्ट्र के सीए स्टूडेंट्स का डेटा है, तो मैं ये सैंपल कहाँ से पिक करूंगा, पूरे इंडिया का तो मेरे पास डेटा ही नहीं है, तो मैं वहां तक कहाँ पहुंचूंगा। मेरे पास कहाँ का डेटा है दोस्त, मेरे पास महाराष्ट्र का डेटा है, तो मैं वहां से पिक कर लूंगा। तो ये बीच में जो महाराष्ट्र आया ना, इंडिया के बीच में महाराष्ट्र जो आया ना, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। जब मेरे पास पॉपुलेशन का एक्सेस नहीं होता है, मैं सैंपल किधर से निकालूंगा, सैंपल फ्रेम में से। ये देख एक डायग्राम बनाया मैंने, सैम्पलिंग फ्रेम। इट इज अ लिस्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच सैंपल कैन बी ड्रॉन। सैंपल तो हमेशा पॉपुलेशन से ही लेता है, बट पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, तो यार जो भी देख लो आपके पास जहां का भी एक्सेस है उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोलो, और सैम्पलिंग फ्रेम में से अपना सैंपल निकालो। कभी भी एमसीक्यू आ सकता है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, समझा क्या। पॉपुलेशन का एक्सेस ही नहीं है, पूरे इंडिया में कितने सीए स्टूडेंट्स हैं मुझे क्या मालूम,
बराबर। हाँ, बट महाराष्ट्र का है मेरे पास, ठीक है, महाराष्ट्र का है मेरे पास, तो महाराष्ट्र क्या हुआ मेरा सैम्पलिंग फ्रेम। अब दोस्त बात करते हैं सैंपल सिलेक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सैंपल सिलेक्शन बिग फोर में कैसे होता है यार, उनके पास तो अपने सॉफ्टवेयर है, उनके पास तो अपने सॉफ्टवेयर है। अब सैंपल सिलेक्शन के लिए ना, एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और मैं आपको लॉस बताऊंगा कि सैंपल को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या अपने को कंसिडर करना चाहिए। तो देख, मैंने बनाया हाउ टू सिलेक्ट अ सैंपल। क्या बनाया? हाउ टू सिलेक्ट अ सैंपल। देख, सैम्पलिंग के कुछ लॉस होता है। सबसे पहले बोलता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, मतलब ना आप ना जितना ज्यादा सैंपल निकाल पाओ उतना ज्यादा सैंपल निकालना, लार्ज सैंपल, और रैंडमली निकालना। रैंडमली निकालना तभी आपको पॉपुलेशन का आइडिया आ पाएगा। देख, ड्रॉ अ लार्ज सैंपल एट रैंडम सो दैट इट रिसेंबल्स पॉपुलेशन। इसके जैसा और एक लॉ है, वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। वो भी यही बोलता है जितना ज्यादा सैंपल साइज उतना ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेट होगा, है ना। ये रैंडम की एक्स्ट्रा बात करता है, या रैंडम की बात नहीं होती। जितना ज्यादा सैंपल साइज उतना एक्यूरेट रिजल्ट। 10,000 मेरे पास बिल्स है ना, मैं सिर्फ 10 ही बिल चेक कर रहा हूँ, ये कोई बात हुई? हाँ, अलसी बच्चे, कितने चेक करना चाहिए? 10,000 बिल है तो कम से कम 3-4 हजार तो चेक कर, है ना। एक लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कितना बड़ा सैंपल या उतना बड़ा सैंपल की मेरी एफिशिएंसी मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस्ट भी मिनिमम लगना चाहिए, है ना। आज ऑडिट करने कौन जाएगा? सीएस जाएंगे। ज्यादा बिल्स चेक करना तो ज्यादा सीएस लगेंगे, ज्यादा कॉस्ट जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो उतना सैंपल रखो यार कि एफिशिएंसी भी अच्छी आए और कॉस्ट भी कम आए। प्रैक्टिकली समझो दोस्तों, है ना। देखो, लॉ ऑफ वैलिडिटी, यार ये सैम्पलिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन की आइडिया आना चाहिए। तो सैम्पलिंग तभी वैलिड है जब आपको पॉपुलेशन की आइडिया आ गई। देख, लॉ ऑफ वैलिडिटी, सैम्पलिंग इज जस्टिफाइड ओनली इफ इट प्रोवाइड्स वैलिड आइडिया अबाउट पॉपुलेशन। और वो क्या बोलता है? इससे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मतलब हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने का इक्वल चांस। आप ना पहले से अपने माइंड में मत रखना कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करो यार, हर एक एलिमेंट का इक्वल चांस आने दो। तो देखो, ओनली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंश्योर्स वैलिडिटी, एमसीक्यू। डैश सैम्पलिंग एंश्योर्स वैलिडिटी, ओनली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंश्योर्स वैलिडिटी। अब यह सैंपल सिलेक्ट कैसे करना? तो देख, अगर फॉर्मूला वाइज जाना है ना, तो दो आता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट, एक विद रिप्लेसमेंट, है ना। देख, पहले विद रिप्लेसमेंट समझ। मेरे पास मान लिया पॉपुलेशन में 3 ही लेटर्स है, इससे आपको समझेगा पॉपुलेशन में कितने लेटर्स है, ए बी सी। अरे वो बचपन वाला ए से जेड तक पढ़ा था ना, तो पॉपुलेशन में कितने लेटर्स है? 3, ए बी सी। छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, ये मेरा पॉपुलेशन है। मुझे ना क्या करना है? देख, पॉपुलेशन हैज 3 लेटर्स ए कॉमा बी कॉमा सी, अ सैंपल ऑफ 2 इज टू बी सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब मैं एक निकालूंगा, उसको वापस डाल दूंगा, फिर दूसरा निकालूंगा, फिर मैं एक निकालूंगा, है ना। ऐसे मुझे 2 निकालना है। तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? देख, मान ले पहले ए आया, मैंने उसको वापस रख दिया, क्या वापस ए आ सकता है? हाँ। तो ए ऐसे कितने आ सकते हैं? ए बी ए सी, फिर बी बी सी। मैंने बी निकाला, वापस रख दिया, क्या वापस बी आ सकता है? हाँ। तो ऐसे कितने बन सकते थे? कितने बन सकते हैं? ए बी ए सी, बी बी सी बी सी। तो ये कैसे फॉर्मूला से कैसे आ जाएगा? देख, काउंट करिए, 9 है क्या? हाँ, ये 9 है। तो ये फॉर्मूला से कैसे आ जाएगा? देख, एन रेस टू एन। एन मतलब पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स है? 3। सैंपल में कितने चाहिए? छोटा एन मतलब 2, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो विथ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला बनता है एन रेस टू एन। विद रिप्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बनता है? एन रेस टू एन। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या? मैं दोनों एक साथ निकाल रहा हूँ। मैं दोनों क्या निकाल रहा हूँ? एक साथ। तो देख, एबीसी है ना, या तो पहले ए बी आया, या तो बीसी आ गया, है ना, या तो एसी आ गया। तो 3 ही बन सकता है ना, 3 ही बन सकता है। देख, ए बी बी सी ए सी, दोनों में एक साथ निकाल रहा हूँ। विद रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाला, वापस डाला, फिर एक निकाला। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब दोनों एक साथ निकाले। तो देख, या तो ए बी बी सी ए सी, है ना। ये कॉम्बिनेशन के हेल्प से आता है, मतलब मैं 3 में से सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 जनों को। मैं 3 में से सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 जनों को। कॉम्बिनेशन का आइडिया होगा तो ठीक है यार, नहीं तो पीएनसी में करेगा। पर अभी के लिए याद कर लेना, एनसीएन। 3 में से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 जनों को, है ना। ठीक है, 3C2 का आंसर क्या आता है? 3 into 2 अपॉन में 2 into 1। ये गया, आंसर क्या बचा? 3। तो ये यहाँ पे होता है ये वाला खत्म, कॉन्सेप्ट 2 सैंपल सिलेक्शन। अब कॉन्सेप्ट 3 है यार, सैम्पलिंग में एरर्स हो सकते हैं क्या? हाँ यार दोस्तों, देखो कॉन्सेप्ट 3 आपके स्क्रीन पे, एरर्स। कॉन्सेप्ट 3 क्या बनाया मैंने? एरर्स। क्या सैम्पलिंग में एरर्स हो सकते हैं? हाँ यार, 2 टाइप के एरर्स होते हैं। देखो, एरर्स क्या है? ये एरर हो क्या रहा है यार, मैंने सैंपल से स्टडी किया, ठीक है, तो मेरे को कुछ कंक्लूजन मिला। ऑब्जर्व, मैं पूरा पॉपुलेशन स्टडी करूंगा तो थोड़ा तो कंक्लूजन अलग ही आएगा ना, बिकॉज सैंपल कुछ कितना भी अच्छे से कर लो, थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा ही ना। तो इसको एरर बोलते हैं। देखो, देयर विल ऑलवेज बी सम डिफरेंस, है ना, बिटवीन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल एंड दैट ऑफ पॉपुलेशन। ये तो सबको मालूम है कि थोड़ा 19-20 तो हो गई, बट थोड़ा 19-20 तो चलता है ना। सम डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल एंड दैट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल में तो कम चीज स्टडी करते हो, पॉपुलेशन में तो बहुत चीज है, तो थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही। उसको क्या बोलते हैं? एरर। अब ये एरर कितने टाइप के होते हैं? ये एरर 2 टाइप के होते हैं दोस्त, एक सैम्पलिंग और एक नॉन सैम्पलिंग।
यार नॉन सैम्पलिंग समझ पहले। नॉन सैम्पलिंग मतलब यार तू अगर सैम्पलिंग नहीं करता, पूरा पॉपुलेशन टेस्ट करता, तो भी ये एरर्स होते हैं। ये सैम्पलिंग के कारण नहीं है। जैसे तूने टोटल करने में मिस्टेक कर दिया है ना, तू किसी और के बारे में सोच रहा था, है ना, किसी और के बारे में सोच रहा था, तेरा यहाँ पे ध्यान ही नहीं था, तो आगे वाला क्या बोल रहा था देखो समझा ही नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो गया, इग्नोरेंस हो गया। तो ये तो कभी भी हो सकता है, इसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। देख, दिस आर ह्यूमन एरर्स, कैन हैपन इन सैंपल एज वेल एज सेंसस, है ना। और एक सैम्पलिंग एरर, जैसे यार आपने सैंपल ना बहुत छोटा ले लिया, आपने सैंपल ही गलत ले लिया, तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। इट कैन बी रिड्यूस, सैम्पलिंग एरर को आप रिड्यूस कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं सैंपल सैंपल में सैम्पलिंग एरर तो हमेशा ही रहेगा। ये कम हो सकता है बट ये टोटली एलिमिनेट नहीं हो सकता, बिकॉज 100 चीज है, आप तो 10 ही चीज चेक कर रहे हो ना, तो 10 चीज का रिजल्ट अलग, 100 चीज का रिजल्ट अलग। तो देखो ये एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक, मतलब आपको मीन निकालना चाहिए था, आपने मीडियन निकाल दिया, है ना। एक रॉन्ग सैंपल डिजाइन, आपने सैंपलिंग की डिजाइन ही अलग कर दी, आपको बड़ा सैंपल लेना था, आपने छोटा सैंपल ले लिया। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन, ये आपका पॉपुलेशन ही यार इतना डिफरेंट था ना कि आपको सैंपलिंग करना ही नहीं चाहिए था, आपने सैंपल कर दिया। तो ये होता है दोस्त कॉन्सेप्ट 3 एरर्स, है ना। सैंपल स्टडी करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा, पॉपुलेशन रिजल्ट कर स्टडी करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा। दोनों में क्या होता है, एरर। थोड़ा तो एक्सेप्टेबल होता है ना, थोड़ा तो एक्सेप्टेबल होता है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो, बट पूरा खत्म कर सकते हो क्या, नहीं। हम आ जाओ दोस्त कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। ये है दोस्त टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ये क्या है दोस्त, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। देखिए यार, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब यार हर एक हर एक यूनिट का सिलेक्शन का चांस इक्वल होना चाहिए। मैं सिलेक्ट हूं या तू सिलेक्ट हो, दोनों का चांस क्या होना चाहिए, इक्वल। इसी को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग, है ना। कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मेरी मर्जी से मैं सिलेक्ट करूंगा यार, मेरे को तू अच्छा लगता है मैं तेरे को सिलेक्ट करूंगा, मेरे को वो अच्छी लगती है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, बराबर क्या, ठीक है। उसको वो अच्छा लगता है वो उसको सिलेक्ट करेगी। एक होता है मिक्स सैम्पलिंग, ठीक है, देखेंगे आगे। अब देख, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है, सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है देख समझ, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। देख एकदम सिंपल वे में लिखा है, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, है ना। ये कब यूज नहीं करना चाहिए, जब आपका पॉपुलेशन ना बहुत बड़ा है, या पॉपुलेशन में ना बहुत सारी वैरायटी कवर्ड है, या जब वो बहुत बड़ा है, जब देख पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और हेट्रोजेनियस है। हेट्रोजेनियस मतलब पॉपुलेशन के अंदर ना बहुत वैरायटी कवर्ड है। तो ये दोनों केस में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करना चाहिए, नीचे पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में ये करना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे करेंगे, मैंने बताया ना बिग फोर में तो सॉफ्टवेयर है, वैसे भी इसके इन जनरल भी सॉफ्टवेयर आते हैं, या तो लॉटरी से निकाल लो, चिट ड्रॉ कर लो, है ना, लॉटरी से आ जाएगा, या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो टेक्निक्स यूज क्या है, लॉटरी और सॉफ्टवेयर, है ना। और नोट, सैंपल साइज शुड बी लार्ज। ये तो अपन ने देखा कि सैंपल तो बड़ा होना चाहिए। देख कितना अच्छे से सब लिखा हुआ है। देख सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कब नहीं यूज करना चाहिए, जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और हेट्रोजेनियस है। दोस्त क्या है, हेट्रोजेनियस मतलब उसमें बहुत सारी वैरायटी कवर्ड है ना। तो ये दोनों केस में क्या करना चाहिए, 2 नंबर। टेक्निक्स यूज क्या है इसमें, लॉटरी या सॉफ्टवेयर। और नोट, सैंपल साइज शुड बी लार्ज। अब देख स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, दूसरा क्या है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। वो क्या था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, और ये क्या है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। दोस्त इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ना पॉपुलेशन को अपन डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। मान लो मुझे सीए फाइनल स्टूडेंट्स को स्टडी करना है, और मुझे अलग अलग करना है, मेल को अलग फीमेल को अलग, तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा मेल का, एक ग्रुप बना दूंगा फीमेल का, ठीक है। फिर मेरे सैंपल में कुछ तो मैं मेल में से लूंगा, कुछ तो मैं फीमेल में से लूंगा। तो इसको बोलते हैं दोस्त स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देख स्टेप 1 स्टेप 2, क्या स्टेप 1 स्टेप 2। देख स्टेप 1, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। ये ग्रुप या सब ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, STRATA। इसको बोलते हैं स्ट्रेटा, बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। सारे लड़के और लड़की अलग अलग कर दिए अपन ने, ठीक है। सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप और स्ट्रेटा, है ना। मेल्स में से मैंने ले लिया, फीमेल्स में से मैंने ले लिया, ठीक है। बस यही होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देख पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वैरायटी है ना, तो हर एक वैरायटी का एक ग्रुप बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। हर एक स्ट्रेटा में से सैंपल ले लिया, पॉपुलेशन स्ट्रेटा सैंपल, पॉपुलेशन स्ट्रेटा सैंपल। क्या सिंपल रैंडम में ऐसा होता था, नहीं थी, वहां तो डायरेक्ट पॉपुलेशन से सैंपल। यहाँ स्ट्रेटा क्यों बना है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हेट्रोजेनियस है, तो ग्रुपिंग कर दे। हेट्रोजेनियस है तो क्या कर दे, ग्रुपिंग कर दे, और फिर हर एक ग्रुप में से एक ले ले। तो सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप। या दोस्त ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये क्या बोलते हैं, देख थोड़ा लॉजिकली भी बता दूंगा बट पहले याद कर लो। देख सैंपल सिलेक्शन अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन की साइज को देख के कर रहे हो ना, कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन है ना उतना ज्यादा मैं सिलेक्ट करूंगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा मैं सिलेक्ट करूंगा, तो उसको बोलते हैं बोलेस एलोकेशन। क्या बोलते हैं? बोलेस एलोकेशन। सैंपल मतलब एक एलोकेशन ही हो गया ना, सिलेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलेस एलोकेशन। और अगर आप साइज के साथ एसडी भी देख रहे हो है ना, पॉपुलेशन के साइज के साथ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं नीमैन्स एलोकेशन। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर सिर्फ आप साइज देख रहे हो तो बोले, अगर आप साइज के साथ एसडी भी देख रहे हो तो नीमैन। अब थोड़ा अगर समझने की आप कोशिश करो तो देखो यार, ये दो फैक्टर्स है, एक साइज की बात कर रहा है, एक एसडी की बात कर रहा है। देखो ये तो अपने को समझ में आता है, जितना बड़ा पॉपुलेशन का साइज उतना बड़ा मेरा सैंपल, जितना कम पॉपुलेशन का साइज उतना छोटा मेरा सैंपल। तो यूजुअली तो पॉपुलेशन के साइज को देख के सैंपल का सिलेक्शन हो जाता है, यही बात बोली थी बोले ने, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? बोलेस एलोकेशन। तो ये बीच में क्या आ गया? साइज और एसडी। यार मान लो मेरा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लेकिन वो पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स है ना वो एक जैसे ही है, तो मैं बहुत से लूं या कम लूं तो भी चल जाएगा, कम लूं तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एसडी देख लिया। एसडी मतलब वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना उनमें डेविएशन है, या डेविएशन बहुत कम है। बट मैं देख रहा हूं अगर ऐसा कुछ केस हुआ कि डेविएशन बहुत ज्यादा है, एक यूनिट अलग है, दूसरा कुछ और ही है, तीसरा कुछ और ही है, चौथा कुछ अलग ही है, तो मुझे फिर ज्यादा सैंपल लेना पड़ेगा। तो देखो एसडी का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। तो जब आप ये दोनों कंसिडर करते हो तो नेमैन, जब एक ही कंसिडर करते हो तो बोले। ये नाम याद रहेगा, बोले बोले साइज, नेमैन बोले दोनों। बोले क्या? बोले साइज, नेमैन क्या? बोले दोनों। ठीक है, तो इसको प्लीज याद रख लेना यार। अब आ जाए दोस्त, अगला अगला मेथड होता है इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं अपन ने पहले क्या किया? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किया, फिर अपन ने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किया। अगला होता है दोस्त क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है ना दोस्त, मैं एक बहुत आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे, है ना। मान लो एक सी है, उसको सेल्स के बिल चेक करना है ना, तो उसको सेल्स का बिल पूरे साल के लिए चेक करना है, अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो ये पूरा मान लो फाइनेंशियल ईयर है, इसको मैं अलग अलग क्लस्टर्स में बांट सकता हूँ। मान लो मैंने इसको 12 क्लस्टर्स में बांट दिया, अप्रैल का एक क्लस्टर, मई जून जुलाई का एक क्लस्टर, मतलब से हर एक महीने का एक क्लस्टर। अब मैं क्या करूंगा, हर एक क्लस्टर में से एक नहीं लूंगा, मैं एक क्लस्टर ही चूज कर लूंगा। मैं क्या करूंगा? एक क्लस्टर ही चूज कर लूंगा। यूजुअली लास्ट में ज्यादा एडजस्टमेंट्स होती है, तो मैं या तो मार्च चूज कर लूंगा या तो मैं फेब चूज कर लूंगा। इससे होगा क्या मालूम है क्या? देख हर एक जैन में भी सब कवर होगा, सेल्स की बात चल रही थी, तो जैन में डोमेस्टिक सेल भी होगा, एक्सपोर्ट सेल भी होगा, विद इन द स्टेट का भी सेल होगा, दूसरे स्टेट का भी सेल होगा, तो सब कवर होगा। तो हर एक क्लस्टर अपने आप में ही हेट्रोजेनियस है, तो हर एक क्लस्टर में से एक एक लेने से अच्छा मैं एक क्लस्टर ही ले लेता हूँ। तो इसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में कैसे उठाऊंगा यार? देख क्लस्टर में कैसे उठा सकता हूँ, एक मिनट, क्लस्टर में कैसे उठा सकता हूँ? रैंडमली, है ना, जैन लू, फेब लू, मार्च लू, मेरे ऊपर। तो ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। देख स्टेप 1 में क्या करता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, वो एग्जांपल मैंने लिख दिया। सीए वांट्स टू चेक सेल्स बिल फॉर द ईयर 24, ठीक है, ही कैन डिवाइड द एंटायर बिल्स इनटू 12 क्लस्टर्स, अप्रैल से मार्च का। फिर ईच क्लस्टर इज हेट्रोजेनियस इन नेचर, है ना, बिकॉज जैन में भी सारी वैरायटी कवर्ड है, फेब में भी सारी वैरायटी कवर्ड है। सेल्स की क्या क्या वैरायटी हो सकती है? डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट, मतलब जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जिसपे जीएसटी लगता है, सब बहुत सारे बाइफर्केशन होते हैं। तो हर एक क्लस्टर में सब बाइफर्केशन आ जाएगा। तो ईच क्लस्टर इज हेट्रोजेनियस इन नेचर, ये आया हुआ एक बार एमसीक्यू में। ईच क्लस्टर इज डैश इन नेचर, हेट्रोजेनियस इन नेचर। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को कोई तोड़ नहीं है यार, समझना सब है अपने को, ठीक है। चल, और फिर कोई भी क्लस्टर, ईच क्लस्टर या एक से ज्यादा क्लस्टर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी में लास्ट आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है मालूम है क्या? अपन स्टेज वाइज सैम्पलिंग करते हैं। जैसे मान लो मुझे सीए स्टूडेंट्स का कोई एनालिसिस करना है, जिसके लिए मुझे उनको सैंपल में लेना पड़ेगा, है ना, मुझे सैंपल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया इंडिया को पहले मैं क्या करूंगा, स्टेट वाइज बांट दूंगा। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें से मैं एक स्टेट सिलेक्ट कर लूंगा। इसको मैं सिटीज में बांट लूंगा। ये सिटीज में से मैं एक सिटी सिलेक्ट कर लूंगा। सिटी में भी मैं एरिया में बांट दूंगा। ये एरिया में से मैं कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट कर लूंगा। तो देख रहे हो हर एक स्टेज पे सैंपल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। हर एक स्टेज पे सैंपल हो रहा है, इसलिए ये मेथड को क्या बोलते हैं कि ये मेथड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यहाँ पे कोई मेथड यूज करो, यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करो, यहाँ पे तीसरा मेथड यूज करो। जानते हो ये मेथड बहुत फ्लेक्सिबल है। ये आता है एमसीक्यू में, देख वही लिखा है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। स्टेप 1, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेजेस, है ना। पहले अपन ने स्टेट वाइज बांटा, फिर अपन ने सिटी वाइज बांटा, फिर एरिया वाइज बांटा। सैम्पलिंग इज डन एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज पे सैम्पलिंग होगा, अलग अलग मेथड से होगा। एट ईच स्टेज सैम्पलिंग कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। देखिए यार एक एक चीज बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इसको करोगे तो बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएगा। प्रोसेस, पहले कॉन्सेप्ट्स, फिर एमसीक्यू। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट यार।
अब आ जाओ दोस्त अगला। देख अगला क्या है दोस्त, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है ना। पिछले मेथड्स क्या थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसमें क्या था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक क्या था दोस्त, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एक क्लस्टर सैम्पलिंग था, एक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग था। बराबर, यहाँ पे हर एक यूनिट का इक्वल चांस था सिलेक्शन का। आप कोई जजमेंट या बायसनेस नहीं लग रहे थे, है ना। कोई भी आ सकता है सैंपल में, आपको नहीं पता था कौन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्त, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, इसमें मर्जी आपकी चलती है। जजमेंट या पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, आपके जजमेंट से आप सैंपल उठाओगे। ठीक है, चॉइस ऑफ सैंपल डिपेंड्स अपॉन जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इसीलिए इसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, है ना। इसमें क्या होता है, सैंपल इज सिलेक्टेड एज पर कन्वीनियंस, आपके लिए जो आसान है ना आप वो ले लेते हो। एटलीस्ट इसमें जजमेंट तो भी लगा रहता है, पर इसमें तो आप अपना कन्वीनियंस देख रहे हो। और दूसरा होता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन को आप डिवाइड करते हो ग्रुप्स में, जैसे उधर स्टेटा में डिवाइड करते थे ना, इधर आप उसको ग्रुप में डिवाइड करते हो, ग्रुप को बोलते हैं कोटा, है ना। ग्रुप में तो डिवाइड करते हो, बट फिर हर एक ग्रुप में से आप ऐसे जो सैंपल लेते हो ना वो जजमेंट या कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेते हो, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आ गया। देखो, तो एक जजमेंट या पर्पज ऑफ सैंपलिंग, चॉइस ऑफ सैंपल डिपेंड्स अपॉन जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। एक कन्वीनियंस सैंपलिंग, यहाँ पे तो भी आप जजमेंट देख रहे थे, यहाँ तो आप अपना कन्वीनियंस देख रहे हो। कोटा मानता हूँ अपने ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन वो ग्रुप्स में से आप अपना जजमेंट या कन्वीनियंस देख के ले रहे हो। देखो, पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, यही दो ग्रुप्स को कोटा बोलते हैं, एंड देन सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप यूजिंग जजमेंट और कन्वीनियंस। अच्छा है ना नोट्स, ट्रस्ट में इससे ही आएंगे एमसीक्यूज। बिल्कुल ये चैप्टर छोड़ने का नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ने का। सीए फाउंडेशन मैथ्स में या राधा पूरे सीए में कुछ भी आपने अगर छोड़ा ना तो दिक्कत आती है। हर एक चीज की आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। परफेक्शन विद टाइम आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। विद टाइम परफेक्शन भी आ जाएगा, है ना। ये डिग्री ऐसा थोड़ी है कि अपने पास 4-5 साल ही रहने वाली है, लाइफ लॉन्ग रहने वाली है दोस्त, परफेक्शन आ जाएगा। चलो अगला है दोस्त मिक्स्ड सैम्पलिंग। यार मिक्स्ड सैम्पलिंग में क्या होता है मालूम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोबेबिलिटी प्लस नॉन प्रोबेबिलिटी, है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट यूनिट जो सैंपल का फर्स्ट यूनिट है वो तो मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन जो सब्सिक्वेंट यूनिट्स है ना वो मैं फिक्स्ड इंटरवल पे सिलेक्ट करता हूँ। मतलब नहीं समझा, बोलो नहीं समझा। समझाता हूँ, देखो मान लो मेरे पॉपुलेशन में 1000 है, 1000 यूनिट्स है, मुझे सैंपल चाहिए 100 यूनिट्स का, मैं डिवाइड कर दूंगा, आंसर कितना आएगा 10। मैंने पहला यूनिट रैंडम में सिलेक्ट किया, मान लो 5th यूनिट, उसके बाद मैं हर 10th यूनिट सिलेक्ट करते जाऊंगा, मतलब 5th के बाद 15th, फिर 25th, फिर 35th, फिर 45th। तो ये इंटरवल मैंने निकाला कैसे, देखना, पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय सैंपल साइज, 1000 डिवाइड बाय 100 किया था ना, 1000 डिवाइड बाय 100 किया था तो 10 आया। पहला रैंडमली सिलेक्ट किया, उसके बाद ये इंटरवल पे सिलेक्ट किया 10th, है ना, पहले 5th, फिर उसके बाद 10th, मतलब 15th, 25th, 35th, 45th, ऐसे करते करते गया। अब दोस्त ये चैप्टर का वो पार्ट शुरू हो रहा है जिससे सब लोग डरते हैं यार। आई प्रॉमिस ये मैं आपके लिए बहुत इजी बना दूंगा, है ना। सिर्फ फोकस के साथ सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, थ्योरी तो अपन ने ये चैप्टर की कवर कर ली, प्रैक्टिकल 2 पोर्शन से आता है, एक वो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ, n/n NCN, और एक ये पोर्शन से आएगा। डरने का नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान दे। देख चलो, ठीक है, पूरे फोकस के साथ, ठीक है। चलो, मैंने कॉन्सेप्ट बनाया अंडरस्टैंडिंग ऑन न्यूमेरिकल पार्ट, मैंने लिखा कॉन्सेप्ट 5 अंडरस्टैंडिंग ऑन न्यूमेरिकल पार्ट। देखो, ऐसा मानते हैं कि पॉपुलेशन में 5 नंबर्स है, सिंप्लिसिटी के लिए पॉपुलेशन में क्या है 1 2 3 4 5, पॉपुलेशन में 5 नंबर्स है, मुझे सैंपल बनाना है 2 नंबर्स का विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब दोनों नंबर्स एक साथ सिलेक्ट करूंगा, है ना, मतलब कितने सैंपल बनेंगे, पॉपुलेशन में तो 5 नंबर्स है और मुझे 2 नंबर्स का सैंपल बनाना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 5C2, मतलब कितने सैंपल्स बनेंगे, 5 × 4/2 × 1, ये कॉम्बिनेशन में सीख लेंगे, 10 बनेंगे। कैसे बनेंगे देख लो ना यार, ये नहीं भी आता है तो देखो, 1 2 का एक 1 3 1 4 1 5, है ना, या तो 2 3 2 4 2 5, दोनों एक साथ सिलेक्ट करो ना, या तो 3 4 3 5, या तो 4 5। देख वही लिख दिया, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। तो ऐसे मैंने इतने सारे सैंपल्स बना दिए, इतने सारे सैंपल्स बन गए। ये सबका अपन मीन निकाल सकते हैं क्या, हाँ, मीन निकालने में क्या लगता है, दोनों को ऐड कर डिवाइड बाय 2 कर, क्योंकि 2 नंबर्स है, तो 2 + 1 3 डिवाइड बाय 2 1.5, ये क्या आएगा 1 + 3 डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 2, 1 + 4 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 6 डिवाइड बाय 2 3। तो देख मैंने सबके मीन निकाले, इसको क्या बोलते हैं अपन, सैंपल के मीन। ठीक है, ये मेरा सैंपल, ये मेरा सैंपल का मीन। स्टोरी क्या चल रही है यार, पॉपुलेशन में 5 नंबर्स थे, कितने नंबर्स थे, मन में बोल मेरे साथ, ठीक है, नहीं तो जोर जोर से बोल, कोई दिक्कत नहीं। कितने पॉपुलेशन में कितने नंबर्स थे दोस्त, 5 नंबर्स थे, ठीक है। मुझे सैंपल में 2 नंबर्स लेने थे, तो कितने सैंपल्स बन सकते थे, विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए सैंपल्स बन सकते थे, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये सैंपल्स का मैंने मीन निकाला। क्या ये सब सैंपल्स का मीन अलग है, हाँ,
सब सैंपल्स अलग है तो सब सैंपल का मीन भी अलग है। इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं मालूम है? देख, ऑब्जर्वेशन वन, मीन्स ऑफ ऑल दी सैंपल्स आर डिफरेंट। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग है ना। मीन्स ऑफ ऑल दी सैंपल्स आर डिफरेंट, दे आर फ्लक्चुएटिंग, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सैंपल फ्लक्चुएशन। इसको क्या बोलते हैं? सैंपल फ्लक्चुएशन। अब यही सैंपल फ्लक्चुएशन जो आपको दिख रहा है ना, ये मूर्ख सैंपल फ्लक्चुएशन, ये मूर्ख सैंपल फ्लक्चुएशन, क्या इसको अपन मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ यार, इसमें कितना फ्लक्चुएशन है ये मेजर करना है, मतलब इसका डेविएशन मेजर करना है। तो वही देसी भाषा में क्या? डेविएशन। तो सैंपलिंग की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर। ये मूर्ख को क्या बोलते हैं? इसका डेविएशन को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर। क्या इसका कोई फॉर्मूला भी होता है? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, देख ध्यान से, इसको ऐसा बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, है ना, बार एक्स, है ना। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में रूट एन। इसका क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा अपॉन में रूट एन। दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल जाएगी, है ना। सिर्फ ये समझ कि ये है क्या, है ना, इसकी टेक्निकलिटीज में मत जा, सिर्फ समझ, एक फील ले कि ये है क्या, अंदर से फील आना चाहिए, ठीक है। चलो, ये क्या है? सिग्मा अपॉन में रूट एन, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन में रूट एन स्टैंडर्ड एरर। ये किसके लिए? जब अपन ने ये जो है ना सिग्मा अपॉन रूट एन, ये विथ रिप्लेसमेंट के लिए होता है। सैम्पलिंग दो तरीके से होता है ना, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये विथ रिप्लेसमेंट के लिए होता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करने का, या विदाउट रिप्लेसमेंट में ना उसको सिर्फ एडजस्ट कर देने का, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देने का। किससे करने का? एफपीसी से। किससे? एफपीसी से। एफपीसी का मतलब देख यहाँ लिखा है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। वो क्या होता है? n में से छोटा n माइनस कर, डिवाइड में n में से 1 माइनस कर, इसका रूट ले। n में से छोटा n माइनस कर, n में से 1 माइनस कर, इसका रूट ले, हाँ, कैपिटल N छोटा n, n माइनस 1 इसका रूट। इसको क्या बोलते हैं? एफपीसी। कुछ नहीं यार, ये जो सिग्मा अपॉन रूट है ना, ये तो विद रिप्लेसमेंट के लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए इनटू में ये कर देना। मैं कैसे याद रखता हूँ मालूम है क्या? ये विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, विदाउट मतलब इसके पास कुछ तो नहीं है तो इसको एफपीसी दे दे, इसके पास कुछ तो नहीं है तो इसको एफपीसी दे दे, ठीक है। सिर्फ याद रखने में आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, कैन वी रिड्यूस दिस फ्लक्चुएशन? ये जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन आ रहा था ना, ये सैंपल में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये जो अलग अलग है, कैन वी रिड्यूस दिस फ्लक्चुएशन? यस, वी कैन रिड्यूस दिस। इसको अपन कम कर सकते हैं। दोस्त कैसे कम कर सकते? देख यहाँ पे देख, ये सैंपल का साइज बढ़ा दे, यहाँ पे 2 नंबर्स लिए थे ना, तो 3 या 4 नंबर्स लेना शुरू कर दे, तेरा ये फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। बिकॉज जितने ज्यादा नंबर्स लेगा उतना सबका मीन सेम आने लगेगा ना। तो देख कैसे रिड्यूस कर सकता है, कैन वी रिड्यूस दिस फ्लक्चुएशन? यस, बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज, बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज। देख एक बार वापस बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म हो गया और देख देखो समझेगा, अभी 40% क्लैरिटी आ जाएगी, एक बार रीड करेगा सब समझ जाएगा, दोबारा देख लेगा, वाह, ठीक है। चल एक बार मैं वापस बताता हूँ, देख मेरे पास पॉपुलेशन में कितने नंबर है रे बाबा? मेरे पास पॉपुलेशन में 5 नंबर है। कौन से रे? देख 1 2 3 4 5। मेरे को 2 का सैंपल बनाना है ये विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देखिए मैंने सैंपल बनाया, ठीक है। ऐसे ही मेरे मन में आया, चलना इसका क्या निकालते हैं? मीन। चलना इसका क्या निकालते हैं? मीन। तो मैंने सबके मीन निकाले। देखना सबके मीन क्या है रे? अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन वन। सिंस देखना ये सबके मीन अलग अलग है, इसको अपन क्या बोलते हैं? दे आर फ्लक्चुएटिंग। इसको क्या बोलते हैं? सैंपल फ्लक्चुएशन। भाई ये सैंपल फ्लक्चुएशन को मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ यार, कैसे? सिग्मा अपॉन रूट एन। ये किसके लिए? ये सिग्मा अपॉन रूट एन विद रिप्लेसमेंट के लिए। सर विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ तो इनटू एफपीसी कर दे। सर एफपीसी मतलब ये देखिए एफपीसी रूट एन माइनस एन अपॉन में रूट एन माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड एरर। ये आपने कैलकुलेट तो कर दिया, क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ बेटा रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? यार सैंपल साइज बढ़ा दे, ये सैंपल साइज को क्या कर दे? बढ़ा दे। एक राज की बात और बताता हूँ, देख अगर मैंने इसका प्रोबेबिलिटी निकाला ना, सर आप चीटिंग कर रहे हो, सैम्पलिंग चल रहा है, आप प्रोबेबिलिटी में जा रहे हो। अरे बेटा सुन तो ले, देख इसका जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? इसको काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आया, ठीक है। इसमें से 1.5 कितने बार आया? एक बार। इसका प्रोबेबिलिटी 1/10, ठीक है। देख 2.5 कितने बार आया? 2 बार। इसका प्रोबेबिलिटी 2/10। 3.5 कितने बार आया? 2 बार। इसका प्रोबेबिलिटी 2/10। तो मैं ऐसे सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देख important note for MCQ, we can make probability distribution for this. It is known as sampling distribution. It is known as sampling distribution. I hope आपको थोड़ा सा तो पक्का समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक, थोड़ी मेहनत, सब हो जाएगा यार, ठीक है। चलो चल दोस्त, चलते चलते लास्ट पार्ट पे आ गए। अपन ने अभी स्टैंडर्ड एरर देखा मीन का, अब इसमें लास्ट पार्ट आता है दोस्त प्रपोर्शन का। तो मैंने हेडिंग दिया कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन ऑन प्रपोर्शन। देख प्रपोर्शन आपके लिए नया है, देखो कैसा है। देखो सीए फाइनल जैन 26 के रिजल्ट्स थे 100 स्टूडेंट्स के। किसके? सीए फाइनल के। अपनी मंजिल तो सीए फाइनल ही है ना यार। तो सीए फाइनल जैन 26 के रिजल्ट्स थे 100 स्टूडेंट्स के। इसको एनालाइज किया, 80 स्टूडेंट्स फीमेल जिन्होंने क्वालिफाई किया और 20 मेल्स थे। तो फीमेल का क्या प्रपोर्शन आया देखना यार, 100 में से 80
कितने थे फीमेल, तो ऐसे निकलता है प्रोपोर्शन, टोटल में से फीमेल का कितना प्रोपोर्शन था, मैं बोलूंगा 0.8, इसको बोलते पी, पी फॉर प्रोपोर्शन। तो मेल्स का उसको क्यों बोल देता है, इसको आ गया 0.2। ठीक है, तो ये आपको बेसिक प्रोपोर्शन समझा। हाँ यार, 100 क्वालिफाई किए, उसमें से 80 फीमेल्स थी, ये प्रोपोर्शन आ गया 0.8, इसको बोला पी, तो बचा 0.2 ये मेल्स का, इसको बोल दिया क्यू। देखो वही लिखा, कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, ये 0.8 आ गया, तो क्यू आपका 0.2 है ना। अब आपको ना, अपन ने ऊपर निकाला था स्टैंडर्ड एरर लेकिन मीन का, तो उसको बोलते थे एस बार एक्स का। अब अपन निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर किसका, प्रोपोर्शन का। तो स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन का क्या आता है, रूट में ले पी क्यू अपॉन में एन, है ना। पी क्यू अपॉन एन कर, उसको रूट में ले, पी क्यू अपॉन एन कर, उसको रूट में ले। पी आपको मालूम है, क्यू आपको मालूम है, डिवाइड कर दो एन से, सब छोटा है, पी भी छोटा, क्यू भी छोटा, एन भी छोटा। ठीक है, अब सैंपल का निकाल रहे हो इसलिए पी भी छोटा, क्यू भी छोटा, एन भी छोटा, इसको डिवाइड कर दे रूट से। ये किसके लिए, विद रिप्लेसमेंट। यार विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसको क्या दे देंगे, एफपीसी। एफपीसी क्या होता है, एन में से छोटा एन अपॉन में एन में से 1, इसका दे दे रूट। देख लिखा है सब। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, वो क्या आएगा, रूट में पी क्यू अपॉन एन, रूट में पी क्यू अपॉन एन, ये विद रिप्लेसमेंट के लिए। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए मल्टीप्लाई विद एफपीसी। तो छोटे प्यारे दोस्तों, इसके साथ अपना अगेन अ वेरी बिग चैप्टर, जो बड़ा तो नहीं बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 10 मार्क्स का आता है, ये अपना कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में यार अपन इसके एमसीक्यूज करेंगे। अगेन दोस्त, अगर आपको बहुत अच्छा करियर बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो आपको ये सब चीजें अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें समझना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत हार्डवर्क करोगे और बहुत अच्छे सीए बनोगे, बिकॉज अल्टीमेटली सबको अपना करियर प्यारा होता है। तो विद दिस चलो यार, यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज के साथ। टेक केयर।